स्लोप क्या आएगा, डी एफ बाई डी एक्स। क्या आप स्लोप बता पाओगे? हाँ सर, यदि स्थायी होगा तो डी एफ बाई डी एक्स का मान ऋणात्मक है। पहले मैं आपको सरल सी चीज से एक से रिलेट कराता हूँ। पहले क्यों, आपने गतिज ऊर्जा पढ़ लिया हाफ एम वी स्क्वायर, समय का आपने पढ़ रखा एम इंटू वी, उनका कुछ रिलेशन बनाते हैं। एक आधा क्वेश्चन है, पॉपुलर से क्वेश्चन है, आसान है लेकिन पूछा जाता है। देखो कैसा, देखो बेटा, संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध, ऐसे लिख लो, संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध। अच्छा टॉपिक है बच्चों, अभी धीरे धीरे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देना। ये ऐसे ही बच्चे थे, सरल। देखो कैसा बेटा, आपने लिखा था गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। समय का आपने पहले पढ़ा हुआ बच्चों, समय का मान क्या था, एम इंटू वी। तो बोलते बच्चों इन दोनों से आपने रिलेट करके देखो, इन दोनों का फॉर्मूला कुछ बन जाएगा क्या। तो मैंने बोला इससे आप है ना एक काम कर लो, गुणा में और भाग में एम से कर लो, तो ऐसा बन जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटे में एम। और बच्चों देखा जाए तो ऐसा बन जाएगा बेटा आपका गतिज ऊर्जा पी स्क्वायर बटे में 2/m। यहाँ एक आपको दिक्कत आ सकती है, एक डाउट आपका आ सकता है, सर मैं ऐसे भी तो कर सकता था गतिज ऊर्जा, क्या आपके पास 1/2 एम वी स्क्वायर, तो 1/2 ऐसा लिख लो, एम इंटू वी को पी लिख दो और वी लिख लो, ऐसा भी तो लिख सकते थे। बच्चों जब कोई भी आप रिलेशन बनाते हो, पहले कोशिश ये रहती है कोई आप ऐसे ही सीधा सीधा दो रिलेशन बन जाए। जैसे मैं चाहता हूँ गतिज ऊर्जा और संवेग तो दो ही चीज हो, बाकी जो भी बचे तो वो आपका नियत वैल्यू हो। देखो जब मैंने इससे रिलेशन बनाया ना, तो मेरे पास एम बचा है, एम द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये ऐसे आपका रिलेशन में बनाऊंगा तो आपके पास वी भी है और पी भी, दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, इसलिए बच्चों इस फॉर्म में नहीं बनाते हैं। मैं इस फॉर्म में बनाता हूँ पी स्क्वायर बटे में 2m। और आप जानते हो बच्चों क्वेश्चन का वैसे मैं काट देता हूँ प्रोपोर्शनलिटी बनाने के लिए। तो गतिज ऊर्जा को लिखा जा सकता है समानुपाती है किसका बच्चों, आपका वर्ग का, संवेग का वर्ग, और जो गतिज ऊर्जा समानुपाती होता है। सही है क्या? एक तो सवाल इसका कराता हूँ, आसान सा है। इस फॉर्म में पी स्क्वायर बटे में 2m, इस फॉर्म में याद करना, ध्यान देना है। छोटा टॉपिक है, सवाल पूछा गया है इसके ऊपर, अब बनाओ, मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। छोटे छोटे आपको थोड़ा सा डाउट दूर करता हूँ। पहले बच्चों में एक परिवर्तन आपको करवाऊंगा जो 5% से कम है। तो जैसे आपको मैंने यूनिट डायमेंशन सिखाया था, यदि बच्चों प्रपोर्शनलिटी बनी हुई है लेस देन 5% है, सीधा आप लिख सकते हो। छोटा सवाल देखो आप, दो सवाल दोनों पैरेलल करने, बेटा दोनों एक साथ ऐसे बनाएंगे आप, जैसे ऐसे लाइन बना के ऐसा, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 2 नंबर यहाँ आ जाएगा और एक ऐसे ही आपको बनाना, वो थोड़ा फर्क पता चलेगा। देखो एक बात, यदि किसी कण के संवेग में 2% परिवर्तन किया जाता है, यदि किसी कण के संवेग में 2% परिवर्तन किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का परिवर्तन ज्ञात करें। तो उसकी गतिज ऊर्जा का परिवर्तन ज्ञात करें। एक सवाल तो बच्चों ये हो गया। एक इसके बराबर में और लिखो, दूसरे वाले के ऊपर एक मैं सिंगल स्टार पीएमटी लगाता हूं। बच्चों ये नीट में इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, उसको पैरेलल दूसरे सवाल का भी आप लिखो। एक सवाल और लिखो, यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती को अंडरलाइन, यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ाई जाती है तो उसके संवेग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो उसके संवेग में कितना प्रतिशत परिवर्तन। अच्छे जब बात को देखो, एक बार बच्चों मैंने बोला कि आपका 2% चेंज है, एक बार बोला जो 300, देखो कैसा। एक ही आप बच्चों सूत्र जानते हो कि सर जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है पी स्क्वायर बटे में 2m, इसको आप हटा दो ताकि मैं समानुपाती इस फॉर्म में लिख देता हूं। बच्चों जब आपने लिखा जब 5% से कम परिवर्तन, आप सीधा आप यूनिट डायमेंशन से कर सकते हो। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, मेरे ख्याल से मैं, सर आपका गतिज ऊर्जा जो आएगा जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा इतना ही 2 टाइम्स ऑफ आपका इतना ही बच्चों संवेग में चेंज आ जाएगा। कितना बोला क्वेश्चन में बच्चों, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है 2%। तो काइनेटिक एनर्जी में गतिज ऊर्जा में कितना हो जाएगा बच्चों 4%। सही है क्या बच्चों? ये वाला फॉर्मूला कब तक वैलिड है? जब मैं सीधा प्रतिशत वाला हूं, जब आपका 5% से कम है। तो सही मैंने किया, सही करना है। लेकिन दोबारा क्या बोला बेटा कि दोबारा आपका बोला गतिज ऊर्जा को 300% से बढ़ाया जाता है। यदि मैं बोलता बच्चों 300% तक बढ़ाया जाता, अलग बात थी। तक बोलने मतलब क्या था बच्चों, आपको अंतिम मान दिया हुआ है। यदि मैं बोलता हूं 300% से बढ़ाया जाता है कि पहले मान के था
300% और बढ़ा दिया मतलब आपका 4K हो गया, समझे क्या? इसलिए वहां में लिखा बढ़ाया जाएगा, आप लिखो। देखो फिर फार्मूला लिखा सर, जो आपका होता है वो होता p² बटे में 2m, तो यह आपका जो आएगा गतिज ऊर्जा जो इतना, ये तो सर सेम ही है सर। आप यहां नहीं कर सकते क्या इंटू 2 करके, ऐसा कुछ ना। यदि आप ऐसा सोल्व करते यहां बन जाता प्रतिशत आपका चेंज आएगा 2 इंटू प्रतिशत आपका p में आएगा सर, ये कितना आपका 300, ये कितना 2, तो आपके पास आ जाता सर 150% बढ़ेगा। लेकिन ये वाला सवाल जो बेटा यदि इस फॉर्म में हम करते हैं तो गलत है सर। कैसे करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा सर, आपका अंतिम जो गतिज ऊर्जा है बटे में प्रारंभिक, और आ जाएगा बच्चों अंतिम आपका संवेग बटे में प्रारंभिक। सर आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा क्या है, या लिखते एक बार सर, यदि अंतिम गतिज ऊर्जा आपको देखने से आएगी प्रारंभिक यदि के है तो उसने बोला बढ़ाया जाता तो इसलिए प्लस किया, 300% बोला इसलिए मैंने 3K और जोड़ दिया, तो अंतिम क्या आ जाएगा बच्चों 4 के। बाद समझ पाए भैया आप? लिखा बच्चों 300% बढ़ाया, तो पहले के था 300 पर मैंने 3 गुना और बढ़ा दिया, इसलिए आपका 4K हो गया। देखो वैल्यू पुट करेंगे 4K बटे में के, और ये बच्चा आपका आ जाएगा P2 बटे में आपका पहला मान P है, और ऊपर लगा दिया वर्ग, आपने किया तो आ जाएगा 4 का वर्गमूल लिया, आया बेटे P2 बटे में P, या P2 का मान आ गया बेटे 2P। सही है क्या बच्चे? इसको मैं बोला कितना प्रतिशत परिवर्तन है, तो मैं 2P कैसे लिख दूंगा सर, प्रारंभ में जो मान था वो P है और प्लस P, अरे 2P का मैं लिख दिया P प्लस P। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, पहले तो मान P था, प्लस माने बढ़ा गया, और एक माने 100%, 100% बढ़ा गया। सही है क्या? यदि मेरे पास उत्तर आ जाता बच्चों P2 का 3P, P2 का मान है तो 3P में क्या बोलता P प्लस 2P। सर P पहले था, प्लस माने जमा माने क्या हो जाएगा बढ़ाया गया, 2P माने 200%। सही है क्या? बना देखो जाओ एक बार। तो स्थितिज ऊर्जा देखते हैं एक बार, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों ये। अब आपको लगभग 40-50 मिनट में यही पढ़ाऊंगा बच्चों। समय व्यवस्था इसमें आएगी, तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, ये पहली बार यहाँ आएगा बच्चों, फिर ग्रेविटेशन में भी आएगा, इलेक्ट्रो वाले पोर्शन में, हर जगह आएगा फिर ये। लेकिन कुछ आपको आइडिया होगा, जब मैं हीट पढ़ा था तब आपको एक बार यूज किया था मैंने केटीजी में बोला बच्चों कि जब भी स्थितिज ऊर्जा आपको देखनी है, आप देखो डिफॉर्मेशन होना, या एक लाइन आप याद करो, जब स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो चीज अनस्टेबल होगा, ऐसा मैंने बोला था। या रबड़ की बॉल और लोहे की बॉल ले लो बच्चों, कौन इजी टू डिफॉर्म है वो अनस्टेबल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ऐसे मैंने बात की थी। तो बच्चों यहाँ पहली बात ये आती है सर, स्थितिज ऊर्जा होती क्या है या कहाँ ये हो सकती है बच्चों? कल आपको एक बता दो, संरक्षणीय क्या था आपको, हाँ क्या था, संरक्षित बल और असंरक्षित। ये सिर्फ संरक्षित बल के लिए ही डिफाइन किया जाता है, असंरक्षित बल के लिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। और संरक्षित बल कौन सा बता, स्प्रिंग बल आपको बताया था और mg आपको बताया था, इसके अलावा भी बता होगा, फिलहाल वो 2 के लिए बताता हूँ। लिखो एक लाइन पहले, यह केवल संरक्षित बल के लिए परिभाषित है, यह केवल संरक्षित बल के लिए परिभाषित है। संरक्षित बल को अंडरलाइन कर लो, यह केवल संरक्षित बल के लिए परिभाषित है। बच्चों इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं बेटा, इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है बच्चों कि जब भी आपको स्थितिज ऊर्जा का डिफरेंस आपको लेना, अंतर आपको लेना है, तो स्थितिज ऊर्जा का अंतर क्या होता है, ऋणात्मक होगा किसका मान, जितना कार्य आपको संरक्षित बल में करना पड़ा। मैं आपको बता दूं बच्चों, संरक्षित बल को मैं CF लिखूंगा बाद में, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका डेफिनेशन होती है इट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डेफिनेशन है बच्चों ये। इसका मतलब क्या हुआ सर, डेल्टा यू का मान क्या आएगा सर, यू फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम स्थितिज ऊर्जा और प्रारंभिक लिखा क्या जाएगा बेटा, माइनस ऑफ CF। सही है क्या? एक तरीका ये होता है डिफाइन करना। पहली बात और क्लियरिफाई करता हूं बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का कभी भी एक अब्सोल्यूट मान नहीं होता, ये हमेशा अंतर बताया जा सकता है। सर एक यहाँ और एक यहाँ, इन दो के बीच में स्थितिज ऊर्जा का अंतर क्या, ये मैं बता सकता हूँ। किसी एक चीज को मुझे 0 लेना पड़ता तब मैं बताता हूँ इसका वैल्यू mgh है। और जो आप मान पढ़ते हैं ना mgh, वो तब होता है एक्चुअली तो अंतर होता है, फिर हम किसी एक को 0 मान लेते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि mgh किसी एक को 0 माना रहता है, हमेशा इसका अंतर ही लिखा जाता है। एक लाइन लिखो बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का अंतर संरक्षित बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर होता है। संरक्षित बल के द्वारा किए गए कार्य की ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक को बच्चों आप अंडरलाइन करो बेटा। बच्चों जो लिखो लिखो, डेल्टा यू, इसकी बच्चों परिभाषा है।
सर कहाँ से पता चला? परिभाषा बेटा, पता नहीं चलता, जैसे नियम होता है ना, जैसे नियम है, जैसे परिभाषा है कि डेल्टा यू का मान जो आएगा वो माइनस आ किसका, जो कार्य आपका संरक्षित बल करता था उसके माइनस के बराबर होगा। बच्चों बोलता है, एक बार इसको समझा रहा हूँ पहले, फिर आप एक साथ लिखना, उसका अलग से भी डेफिनेशन मैं अच्छे ढंग से और बताऊंगा। बच्चों देखो मतलब क्या हुआ, मतलब ये सर मान लो ये आपका प्रारंभिक स्थिति है, एम मास गुटका इसे रखा हुआ है, आपने क्या किया, इसको एच ऊंचाई पे लेके गए और यहाँ तक ले गए, और ये इसकी बच्चों अंतिम जो है जगह है, यहाँ तक जाना है। यदि मैं बोलता बच्चों यहाँ पे आप बताना बेटा क्या अंतर आएगा, स्थिति ऊर्जा देखो मैं कैसे बताता सर, यू अंतिम और यू का मान प्रारंभिक, इसका क्या आएगा सर, माइनस लगा दो। सर यहाँ पे कौन सा बल संरक्षित है सर, एम जी, और एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे की दिशा में। बच्चों विस्थापन कहाँ बेटा, ऊपर, एम जी नीचे, विस्थापन ऊपर, तो क्या उतराना चाहिए माइनस एम जी एच, और डेल्टा यू क्या आ जाएगा बच्चों, सर अंतिम माइनस प्रारंभिक मान आ जाएगा एम जी एच के बराबर। सर हम तो ऐसा नहीं पढ़ा बच्चों, तुमने ये पढ़ा कि यदि इस लाइन से मैं देखता हूँ, इसको बोला जाए बच्चों रेफरेंस लाइन, जहाँ से आप सारी स्थिति ऊर्जा देखोगे, तो यहाँ पे हमने क्या माना है कि यहाँ पे मान लो अब यू जीरो है बच्चों, कहीं एक लाइन पे किसी एक जगह पे स्थिति ऊर्जा में आपको जीरो मानना पड़ा तभी आगे पढ़ाई करते हैं। तो डेल्टा यू की जगह यू ये क्या आ जाएगा जीरो, इसलिए एक्चुअली आप ये पढ़ते हो बच्चों, यदि किसी वस्तु को ऊपर एच ऊंचाई पे लेके जाया जाता है तो वहां पे स्थिति ऊर्जा क्या होती है, एमजी। आपने ये पढ़ा हुआ है, समझे क्या? एक्चुअली किसका मान था, एक्चुअली मान ये था सर इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में कितना अंतर स्थिति ऊर्जा में, वो एमजीएच है। आपने बोला ये जीरो, तो इसलिए ऊपर क्या बच गया, एमजीएच ऐसा बचा हुआ, सही है क्या? बात समझ में आई बेटा, ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी में डिफरेंस बताया जाता है, यहाँ आप अंतर बता सकते हो, मान नहीं बता सकते हो। तो मान बताने के लिए सरल करने के लिए क्या बोला, किसी एक को जीरो मान लो, बाकी बन जाएगा। एक लाइन और लिखो, और आपने लिखा वहां लिखो बच्चों, जैसे मैंने तो बोला कंजर्वेटिव का है, ये तो मैंने बोला संरक्षित का है। यदि मैं बोलता बच्चों एमजी का छोड़ दो, आप इसको जबरदस्ती पकड़ के कोई ऊपर लेके गया, मैं इसको उठा के यहां तक लेके गया, एफ बोल दो, मान लो आपके पास बल एफ है, और यहां से आप यहां लेके गए, तो इसी चीज को डेल्टा यू का ऐसा भी लिखा जा सकता था, किसके कार्य के बराबर है, बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य उसके बराबर ही आपका स्थिति ऊर्जा का अंतर होता है। तो डेल्टा यू को दो तरीके से बता बेटा, या तो किसका है, या तो ऋणात्मक है, कौन सा कार्य है जो आपका संरक्षित बल करता है, या उसके बराबर है जो आपका कार्य बाहरी बल करता है, सही है क्या? लिखो एक लाइन और आपने लिखा होगा बीच में, स्थितिज ऊर्जा का अंतर, स्थितिज ऊर्जा का अंतर बाहरी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर है, बाहरी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। बच्चों एक बार यहां देखना, ये आपने बना लिया बेटा। बच्चों को थोड़ी देर में क्लैरिफाई कर दूंगा मैं, क्या आपने रेफरेंस लाइन क्या बोला सर, ये क्या जीरो लेना होता है। फिलहाल मैं आपको बच्चों में स्थिति ऊर्जा की जो आपकी दो तरीके से हो सकती है, किसकी किसकी सर, स्थिति ऊर्जा एक बार हो सकती है किसके लिए, गुरुत्व के लिए, mg के लिए आपकी हो सकती है, जो हमने अभी पढ़ी भी है। स्थिति ऊर्जा एक बार देखें ग्रेविटी गुरुत्व के लिए, एक बार देखेंगे बेटा स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा क्या हो सकती है। स्प्रिंग की हमने दो ही एग्जांपल पहले आपको लिखवाए थे बच्चों, होंगे तो और भी, लेकिन ये आपको समझा देता हूं स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा क्या है और गुरुत्व की क्या है। देखो कैसा, अच्छे सुनना बच्चों, मैंने वही एग्जांपल अब अच्छे साफ सुथरा बनाया सर। एम मास है, एम मास का गुटका प्रारंभिक पे यहाँ रखा हुआ है, और एम मास के गुटके को आप यहाँ अंतिम रूप से यहाँ ले गए, और इन दोनों के बीच में एच ऊंचाई आपका है। यहाँ यदि किसी ने मुझे बोला बताओ कि कितना आपने परिवर्तन किया स्थिति ऊर्जा का, मैं ऐसे लिखता सर, जो डेल्टा यू का मान आएगा वो आएगा माइनस ऑफ वर्क बाई संरक्षित बल या कंजर्वेटिव फोर्स। सर आप डेल्टा यू माने यू फाइनल, और माइनस में घटा में यू इनिशियल ले लो। सर बल यहाँ कौन सा है सर, एम जी का मान नीचे और एच ऊपर है, सीधा ये बच्चों वो वाला बल है जो नियत बल होता था। नियत बल में मैं क्या करता था, एफ गुणा में डी कर लो सर। यदि बच्चों मेरे पास वेरिएबल अलग अलग परिवर्तित बल था तो मैंने क्या किया था, एफ डी एक्स इंटीग्रेशन। अरे मेरे पास क्या नियत बल है, तो नियत बल में क्या लग जाएगा, माइनस एम जी इंटू एच। फिर देखना बच्चों सर, अंतिम माइनस प्रारंभिक, उत्तर आ गया एम जी एच। आप कोई भी अगर रेफरेंस लाइन ले लो बेटे, जैसे मैंने यहां माना एज्यूम, एज्यूम जो आपका प्रारंभिक है उसका मान क्या है बच्चों, जीरो, क्योंकि एज्यूम किया हमने इसलिए फाइनल क्या होता है आपका एम जी एच। आपने यही पढ़ा हुआ है सर, किसी भी लाइन से ऊपर यदि जाएंगे तो आपका एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी। यदि हम इस लाइन से नीचे जाएंगे तो एच का मान आपका नेगेटिव है, और जी तो आपका नियत है, द्रव्यमान तो आपका नियत है, एच के ऊपर रहेगा निर्भर करना। तो यदि आप नीचे जाओगे तो आपका क्या आएगा, ऋणात्मक, ऊपर जाओगे धनात्मक। एक बात और समझ में आती है
सर स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकती है, सही है क्या? दोबारा देखो स्प्रिंग में आपको याद है तो बच्चों ऐसा मैंने किया था, एम गुट का ऐसा जुड़ा हुआ, इसको आपने एक्स आगे खसका दिया, जब ये आगे एक्स जाता तो इसका जो बल है बच्चों इस दिशा में लगता था के एक्स, ऐसा ही था क्या बच्चों? के एक्स किसके ऊपर निर्भर करता है? क्या नियत बल है कि परिवर्तित बल है? अरे के एक्स जो आपका बल है वो नियत बल है कि परिवर्तित बल है? सर परिवर्तित है, क्यों? सर एक्स के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि यहां में लिखना पड़ जाए बच्चों डेल्टा यू, क्या लिखूंगा सर? यहां आप लिखोगे तो वही माइनस ऑफ डब्ल्यू संरक्षित बल का, लेकिन यहां आपको सर इंटीग्रेशन की फॉर्म में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ा था इंटीग्रेशन में? सर मेरा बल का मान अलग अलग जब परिवर्तन हुआ तो मुझे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। सर आर की जगह क्योंकि ए की दिशा में परिवर्तन है तो मैं सीधा dx ले लेता हूं बच्चों। बेटा यहां मैंने बोल दिया कि आप x1 से x2 तक आप गए, आपने x1 से x2 यहां से और यहां तक आप गए हो, फिर आप बताओ क्या परिवर्तन? देखो मैं कैसे सोचता सर, डेल्टा यू क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल माइनस याद था के एक्स और डी एक्स। सर माइनस के एक्स क्यों लिया? माइनस दिखी रहा उल्टी दिशा में, पहले बता चुका हूं। आपने क्या किया बेटा? सर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये x1 और ये x2, तो ऐसा लिख दिया बच्चों मैंने हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, मेरे ख्याल से सही लिखा भाई, और u फाइनल माइनस इनिशियल। एक्चुअली फॉर्मूला था बच्चों ये, एक्चुअली फॉर्मूला था बेटा ये स्प्रिंग का। यदि x1 से x2 तक आपने खींचा है स्प्रिंग या दबाया आपने स्प्रिंग है, तो स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन स्प्रिंग में जो आएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x, ऐसा होता है। उसने बोला सर सोच लो शुरुआत में x1 का मान 0 है, मतलब सर उसकी जो नेचुरल लेंथ थी वैसा ही उससे अपने x सिर्फ खींचा है। सिंपल स्प्रिंग पढ़ाओ तो आपने x खींच दिया, फिर क्या होगा? अरे x खींचा है तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये भी 0, तो आपकी अंतिम क्या आ जाएगी? हाँ ये आपने पढ़ा हुआ बच्चों, तो बात समझे क्या? आपने जो mgh या हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ा हुआ ना बच्चों, वो कब पढ़ा है? सर हमने एक रेफरेंस लाइन ले लिया, जैसे इसमें मैंने सोचा कि सर एक काम करो प्रारंभिक को 0 ले तो हाफ के एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसमें भी ऐसा ही मैंने किया है। अच्छा सवाल करता हूँ, उसको अभी क्लियर हो जाएगा सर ये क्या और ये क्या कब यूज करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान रखना एक रेफरेंस लाइन, ऊपर गए तो धनात्मक नीचे गए तो ऋणात्मक, सही है क्या? इसका थोड़ा सवाल मैं कराऊंगा आपको। हिंदी के लेक्चर डालना शुरू कर दिया ऐप पे, जो आपको पढ़ा रहे हैं नोट्स भी वहाँ भी मिलेंगे, लेक्चर मिलेगा नोट्स में, लेक्चर में नोट्स मिलेगा। अब बच्चों उसमें कुछ कुछ है बेटा, फार्मूला बुक है वहाँ आपकी प्रिंट हो जाएगी, वो उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल सकते हो। कुछ मटेरियल उसमें बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का भी है, कोई टिप आपके पास नहीं है तो सीधे शॉर्ट नोट्स हैं, उसमें शॉर्ट नोट्स से क्वेश्चन एक्सरसाइज है 1 और 2, प्रीवियस ईयर भी है और वो भी। वो चीज़ कौन सी है? जब मैं सारी चीज़ नहीं पढ़ सकता तो उसमें प्रीवियस ईयर भी है और आपके पास प्रैक्टिस के एक्सरसाइज 1 भी है, आंसर की उसकी है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स बॉटनी जूलॉजी सारी चीज़ वो भी इसमें अवेलेबल है, सारे चैप्टरों के हैं। और ये अब बहुत सारा कंटेंट्स में तुम्हारे काम का आ गया, जो तुम देखना चाहो उसको देखना। हाँ ऐप पे बहुत चीज़ें आ गई बेटे तुम्हारे काम की, आप उसको देखना। बस सारी चीज़ पढ़ने की जरूरत है। मान लो कोई एक टॉपिक है, सपोज आपको आयनिक इक्विलिब्रियम है या बच्चों आपको केमिकल काइनेटिक्स है, उसको नहीं आता उसके वहाँ से देख लेना नोट्स, एक बार रैंडमली पढ़ लेना, तुम्हें लगे फायदे का तो उसको प्रिंट ले लेना, प्रिंट आ जाएगा। साथ में उसमें क्वेश्चन बैंक है, पहले एक्सरसाइज प्रैक्टिस की, नंबर 2 प्रीवियस ईयर। उतना भी आप करते हैं ना बहुत ज़्यादा नीट के लिए, बस इतना वो मटेरियल पढ़ा ना वो बहुत ज़्यादा है, उसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखी, उसमें ऐसा लिखा हुआ काम की चीज़, जैसे ये आपको 10-20 पेज में मिल जाएगा, बड़ा चैप्टर, छोटा चैप्टर 8-7 पेज में मिल जाएगा, ऐसा क्रैश कोर्स का बहुत बढ़िया मटेरियल है। दिमाग में फॉर्मूला आपको ये रखना बेटा, यू अंतिम माइनस प्रारंभिक जो आएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x, आपको दिमाग में यही रखना है, स्प्रिंग वाले में खासकर यही रखना है। अभी अगर सवाल कराऊंगा उसका प्रयोग करना आप सीख जाओगे, बना लिया आपने। आप उसको सिंगल स्टार पीएमटी आप करो, पहले भी आज को सिंगल स्टार पीएमटी जो समय एक वाला सवाल। अच्छा सवाल देखो एक बार, एक स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचा जाता है, एक स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचा जाता है, तो उसमें यू ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। बच्चों उसको बोलना तरीका से ही बोल सकता, उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है यू, मैं ऐसे ही बोल सकता था। मैं बोलना चाहता हूँ जानवर स्टोर करता, हम जानते हैं स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसमें एनर्जी है और एनर्जी स्टोर रहती है स्प्रिंग में, एक्चुअली उसका यूज किया जा सकता है, इसलिए मैंने स्पोर्ट में बोला। यदि इसी स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाए, 1 से 2 का अंडरलाइन, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाए, उसमें संरक्षित स्थितिज ऊर्जा होगी, उसमें संरक्षित स्थितिज ऊर्जा होगी। बच्चे ऐसे उत्तर मिलेंगे आपके, U
2u, 4u, 9u, 3u, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग ऑप्शन है। तो सवाल को मैं कैसे करता, देखो पहले सवाल आपके दिमाग में सही बैठना चाहिए। हुआ क्या है, आपका स्प्रिंग था बच्चों ऐसा रखा हुआ था और यहाँ बच्चों x का मान 0 है, यहाँ x कुछ नहीं था, ये आपका जैसे सिंपल नेचुरल वे में था, इसी फॉर्म में प्राकृतिक लंबाई में रखा हुआ है। आपने क्या किया बच्चों, इसकी लंबाई को खींच के आप यहाँ ले गए जहाँ पे x का मान जो है 1 सेंटीमीटर है और इस समय में जो ऊर्जा इसमें स्टोर हुई उसका मान u आपने बोला हुआ है। एक स्थिति ये, दोबारा बोला, जब आपने क्या किया, इस 1 से आगे यहां आपका आ गया बच्चों यहां 1 सेंटीमीटर और यहां 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर जाने में u डैश है, उसका मान आपको बताना है। सही, यदि मैं बोलता हूं 0 से 2 में जाओ, 2 खींच दिया, 1 खींचने में u है, 2 खींचने में कितना होगा तो अलग बात थी। मैं यदि आपको बोलता ना बेटा कि आपने 1 सेंटीमीटर खींचा तो u है, 2 सेंटीमीटर बताओ कितना, तो मैं बोलता सर 0 से 1 में इतना, 0 से 2 में इतना, वो अलग कहानी थी। उसमें 1 से 2 बताओ, देखो कैसा होगा सर। आप क्या लिखते हैं, पहले वाले का एक ही फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों, डेल्टा u जो आएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 का मान भी आपका वर्ग में आ गया, अंतिम माइनस प्रारंभिक। बस शुरुआत के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, x1 का मान 0 है, अरे यहाँ की बात कर रहा हूँ ना मैं इसको मैं चलो 1 बोलता, इसको मैं 2 बोलता हूँ ताकि सिचुएशन क्लियर हो। ये मैं 1 के लिए बता रहा हूँ बेटा। तो u आपकी प्रारंभिक क्या हो गया, 0 या खत्म, और इसका मान u है और ये हाफ k इंटू 1 स्क्वायर। सही लिखा क्या बच्चों, मैंने सही लिखा। पहले वाली इस वाली कंडीशन के लिए यूज किया बेटा, पहले 0 था बाद में 1, तो वही मैंने पुट किया। सेकंड वाली के लिए यहाँ लिखता हूँ सर, आपका डेल्टा u क्या होता था आपका अंतिम, और ये हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सर इसका अंतिम नहीं पता, वही तो पूछा है, लेकिन प्रारंभिक क्या है 1 सेंटीमीटर पे भी निकाले कितना बच्चों u, और हाफ के आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो हाफ के ऐसा कैसा इंटू 3, अरे हाफ के का मान अभी तो निकाला क्या है u। यदि आपने बोला बच्चों कि आपके पास 1 से 2 सेंटीमीटर में कितनी ऊर्जा स्टोर किया है, तो उत्तर आ गया 3u। यदि मैं बोलता 0 से 2 में कितना किया है, पर ये बताओ जब ये स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर में उस समय कितनी ऊर्जा है, कुल ऊर्जा, फिर मैं क्या बोलता, फिर आपसे क्या पूछा होता बच्चों, अंतिम करते u, वहां चला जाता, क्या उत्तर आ जाता 4u। डायरेक्ट सुनो बात को बच्चों, ये होता बेटा सेम फ्री फॉल जैसा। सर फ्री फॉल जैसा का मतलब क्या होता है, अच्छी बात सुनते रहना। फ्री फॉल का मतलब ये होता है बच्चों, हर सेकंड में कितना नीचे गिरता है सर, 1 फिर 4 फिर 9 फिर आपका चलता 16, ऐसे चलता रहता है। यदि मैं बोलता सर 1 सेंटीमीटर में कितना हुआ तो u, 2 सेंटीमीटर में कितना 4u, 3 सेंटीमीटर में कितना 9u, समझे बात को। यदि कोई मुझे बोलता 6 सेंटीमीटर खींच दिया, 0 से कितना जाएगा 6 स्क्वायर, कितना आंसर आया 36u। यदि आप बोलते बेटा ईच यूनिट, प्रति एकांक बोलते शायद उसको ना, प्रति एकांक की लंबाई में परिवर्तन यदि बोलता, 1 0 से 1 होने में क्या, तो फिर 1 3 5, ये आप शायद बना चुके बेटा, 1 3 5 बनाया है क्या आपने, 1 3 5 चलता रहता है ऐसा। या आप देख चुके हो फ्री फॉल में सर 0 पहले आपने ऊपर से ड्रॉप किया तो पहले सेकंड में यदि x है तो दूसरे में 3x, फिर 5x, कहाँ से आया, अरे वहीं से आया 1:4, पहले 1 था फिर 4, तो 4 - 1 3 बच गया, फिर 4 से 9 था तो 9 - 4 कितना बच गया, वो वहीं से आया हुआ बच्चों। ये तो किस जैसा बेटा, सेम फ्री फॉल जैसा। स्प्रिंग का तो सवाल सुन के देखना मेरा, देख तो समझ में आया कि नहीं आया। मैं बोलता बेटा अच्छे सुनो, पहले 0 से 5 सेंटीमीटर बढ़ने में 100 जूल ऊर्जा स्टोर होता है। 0 से 5 सेंटीमीटर बढ़ने में 100 जूल ऊर्जा आपका इसमें स्टोर होता है। तो बताओ बच्चों 0 से 10 में कितना होगा, तो मैं पता क्या सोचूंगा सर, 0 से 5 में कितना था 100, 0 से 10 में कितना होगा बेटा डबल, ये डबल हो जाए तो 2 पावर 4 उत्तर है, कितना आंसर आ जाएगा 4 गुना, सर 400 जूल है। मैं बोलता बच्चों 0 से आपका 20 होने में, 0 से 20 होने में कितना लगेगा, सर कितना होगा, 0 से 5 में 100 था, 0 से 20 माने 4 गुना, 4 मतलब 4 स्क्वायर, 16 इंटू दिस 1600 जूल। बात समझ में आई क्या, दोबारा पूछ के देखता हूं बच्चों, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, 0 से नहीं बोला मैंने, 5 से 10 सेंटीमीटर जाने में कितनी ऊर्जा संग्रहित, मैं पता कैसे सोचूंगा सर, 0 से 5 में कितनी थी 100 जूल, 0 से 10 में कितनी थी सर 2 गुना था 400, उनका डिफरेंस आ गया 300 जूल है सर। बात समझ में आई क्या,
सिंपल जोड़ घटा। क्या ऐसी ही चीज मैं एक बार और बताया था आपको, कंडक्शन में आइस की लेयर कैसे मोटी होती है, याद है क्या? T इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, टाइम कितना लगेगा थिकनेस के स्क्वायर के, उसमें लिखा था यही सेम फ्री फॉल जैसा है, जब बताया था मैंने, भूल गए हो, बनाओ जाओ बस। उसमें मैंने बोला था पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोपोर्शनलिटी याद कर लेना बस। MGH वाले में शंकाएं नहीं आएंगे आपको, देखना उसको तो मैं भी ऐसे सवाल करा दूंगा आपको, 1 मिनट में अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा सर मास जानता हूँ, जी जानता हूँ, H देखना है, रेफरेंस लाइन से ऊपर जाएंगे सर ये धनात्मक है, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक है, इतना बहुत है बस। बच्चों एक बहुत बड़े सवाल आपको करवाता हूँ बच्चों। पहली चीज आएगी कार्य ऊर्जा और शक्ति में, जो आपको लर्न आएगा डबल स्टार PMT आएगा। NLM में आपको याद होगा बच्चों, पहले याद करा था A = G tan थीटा, फिर याद करा था बच्चों कितनी चेन की लंबाई लटकी रह जाएगी, x का मान μL/1 + μ, याद है क्या? ऐसा ही कुछ सवाल ये देखना एक बार, सवाल पहले समझ लो। एक चिकना मेज है बेटा, जैसे अपना मेज है ना, ऐसा चिकना मेज है, उसके ऊपर ये चेन M मास और L लंबाई की ऐसे खड़ी है, ऐसे लटका रखी है, ये L/N पोर्शन नीचे लटका हुआ है, और टोटल लंबाई आप जानते हो, इसी को डबल स्टार PMT है भी और लर्न भी है बच्चे, ये फ्रंट पेज पे भी जाएगा बाद में। M और L लंबाई, M मास M द्रव्यमान L लंबाई की चेन ऐसी है, उसमें से L/N जो टुकड़ा नीचे लटकता है, L/N का मतलब क्या है, जैसे बेटा तीसरा हिस्सा तो L/3 नीचे लटक रहा है, चौथा हिस्सा तो L/4 नीचे लटक रहा है। ऐसा बच्चों क्या चिकनी सतह पे कभी ऐसा लटक सकता था, नीचे गिर जाता है, और चिकनी सतह पे कभी ऐसे रुक सकता नहीं। तो बोलता है एक काम करो, एक बढ़िया लड़के को यहाँ खड़ा करो और लड़के को बोलो इसको खींच के धीरे धीरे ऊपर लेके आए, ऐसे खींच ले इसको। लड़के ने चेन ऐसा पकड़ के ऐसे खींच ले धीरे धीरे, तो लड़का जी चेन पकड़ खींच रहा, कुछ काम करना पड़ेगा। अरे आपकी ये प्रारंभिक स्थिति ये है, इनिशियल ये है, तो अंतिम स्थिति कैसी हो जाएगी, पूरी की पूरी चेन मेज के ऊपर रखी हुई M, L, ये कैसी अंतिम स्थिति है। तो बच्चे यदि लड़का इसका पकड़ के ऊपर खींचता, कुछ कार्य करना पड़ेगा। लड़का कैसी फोर्स लगा रहा, बाहर से बल लगा रहा कि कंजर्वेटिव अपने आप लग रहा, नहीं बाहर से बल लगा रहा है। तो एक बात आप समझ पाओगे बच्चे जी, मैं बोलूं आपको कि बच्चे जो डेल्टा U का मान होगा ना, वो सीधा सीधा एक्सटर्नल वर्क के बराबर है। मैं पूछ दूंगा, आज आप लिखवाऊंगा, सवाल लिखो, M द्रव्यमान और L लंबाई की एक चेन एक चिकने मेज पर इस तरह रखी गई है, M द्रव्यमान और L लंबाई की एक चेन, चिकने को अंडरलाइन करना बेटा, एक चिकने मेज पर इस तरह रखी गई है कि L/N, जैसे सामने लिखा बेटा L/N, L/N हिस्सा मेज से नीचे लटकता है, L/N हिस्सा मेज से नीचे लटकता है। बाहरी बल द्वारा किया गया वह कार्य ज्ञात करें, बाहरी बल द्वारा किया गया वह कार्य ज्ञात करें जिससे पूरी चेन मेज पर आ जाएगी। बात समझो बच्चों, स्थिति समझो बेटा, चेन आधी नीचे लटकी, लड़के ने पकड़ा हुआ, धीरे धीरे लड़का उसको पूरी टेबल पे खींच ले, ऐसा आपको कार्य बताना है। ऐसे कार्य का सुनो बेटा, मजबूरी समझाता हूँ मैं क्या होती है, मजबूरी का नाम गांधी कैसे होता है। अरे आपके पास कोई कार्य का ऐसा फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, अकेले लड़का पकड़े खींच रहा और आप कार्य निकालता है, ऐसा हमने नहीं सीखा है। कार्य हमने ऐसे सीखा, चाहे तो नियत बल है, चाहे परिवर्तित बल है, चाहे क्षेत्रफल वाला है, और चाहे फिर काइनेटिक एनर्जी परिवर्तन वाला, ऐसा हमने कुछ सीखा है, ऐसा मैंने कुछ नहीं सीखा है। तो मैं बोल रहा सर एक काम कर लो, आप बेसिक से आ जाओ कि जो एक्सटर्नल वर्क करता हो डेल्टा U के बराबर। अभी थोड़ी देर में आपको एक फॉर्मूला बनाऊंगा, वहां से भी वेरीफाई हो जाएगा ये। तो एक काम कर सकते हो, क्या इन दोनों स्थितियों में आप U का मान निकाल सकते हो? निकालता हूं बच्चों, तक हमने ऐसा मान निकाला, यदि मास, सुन ले बेटा, मेरी मास M और H ऊंचाई पे तो MGH होता है, हमने ऐसी चीज अब तक पढ़ी है। ये मास एक बिंदु नहीं है, ये मास ऐसा बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है एक्चुअली। तो कंसेप्ट तो आएगा सेंटर ऑफ मास में, लेकिन मैं तुम्हें सीधा बता देता हूँ, यदि बच्चों यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास है M और L, तो इस पूरे मास को एक बिंदु माना जा सकता है जो बिल्कुल रोड के बीचों बीच माना जाएगा। सुनते हो सना, समझा आपने बात? ये सेंटर ऑफ मास में हम पढ़ते हैं, केंद्र है ना, पूरे के पूरे द्रव्यमान का केंद्र। द्रव्यमान के अंदर क्या होता है, यदि बराबर बटा हुआ मास है तो एक बिंदु मान लो, कौन सा बिंदु, जो पूरी रोड के बीचों बीच लगा हुआ हो। सर ये ऐसे कैसे पता चला आपको? मैं इसको बोलूंगा क्या अब, सर पूरा मास यदि M है तो इसका क्या होगा बच्चों, स्थितिज ऊर्जा M G, और H की वजह क्या मानूंगा बेटा मैं, L/2। एक्चुअली बच्चे की कहाँ से आया है, कहाँ से आया ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आपको करने की जरूरत नहीं। मैं से मानता छोटा सा टुकड़ा है DM बल का, और ये यहाँ X ऊंचाई पे है, तो इसकी ऊर्जा क्या होती, DM G × X यही होती, और DM को इंटीग्रेट करते M/L X Gx,
तो बेटा एम बटे में एल और जी बाहर, एक्स स्क्वायर बटे में 0 से एल, वही आंसर आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सोल्व ऐसे किया जाता है इसको, तो इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में ना करा के आपको सीधा ये समझा रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ लेंगे थोड़ी देर में कि केंद्र का आपका कैसे द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं ना, मैं सीधा उसी फॉर्म में समझा रहा हूँ। फिलहाल सिर्फ ये मान रहा हूँ कि बच्चों यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, बराबर से आपका द्रव्यमान बटा हुआ, तो बिंदु को बीच में मान लो, उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे अब आंसर आएगा बच्चों। इसको पहले मैं यहाँ बोलता हूँ, सर प्रारंभिक आप बताओ। प्रारंभिक देखो बच्चों, सर जब भी आप स्थितिज ऊर्जा बनाना चाहते हो, पहले मुझे एक लाइन बता दो जिस लाइन से मैं मापूंगा स्थितिज ऊर्जा। बच्चों लाइन हमेशा ऐसी जगह लगाओ कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। लाइन बनी, ये लाइन बनी, क्यों? अरे यू फाइनल तो पहले ही 0 हो गया, यू फाइनल मुझे निकालना ही नहीं पड़ेगा। मैंने लाइन वही मान ली जहां टेबल है, वही लाइन, तो वहां पे मेरा यू का मान क्या था? 0, क्योंकि मैंने बोला था बच्चों रेफरेंस लाइन पे स्थितिज ऊर्जा क्या मानी जाती है? 0। मैं मतलब वहां से मापूंगा, इस लाइन से नीचे ऋणात्मक, इस लाइन से ऊपर धनात्मक, और लाइन में कहीं भी मान सकता हूं, आपकी मर्जी कहीं भी मानना। बच्चा मेरे पास ये वाला मास बच गया, बस इसका सोचो। तो पहली बात, मास क्या होगा? यदि लंबाई L बटी N है तो द्रव्यमान क्या होगा बेटे? M बटी में N। अरे यदि M लंबाई की आपका M द्रव्यमान और L लंबाई है, तो यदि लंबाई आपकी L बटे 2 तो मास भी तो M बटे 2 है। यदि लंबाई आधी है तो मास भी आधा है, तो इसलिए मैंने M बाई L जी। सर यहाँ H क्या लिया जाएगा? पहली बात तो माइनस लिया जाएगा, नीचे माप रहे हैं, और L बाई N है तो उसका हाफ लिया जाएगा। क्यों सर? बेटे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास को बीच में माना जाता है, सेंटर पे। तो उत्तर आ गया माइनस mg L बटे में 2n²। सर ये उत्तर है करना। उत्तर क्या होता है सर? डेल्टा यू का मान जो वही आपका W एक्सटर्नल है। डेल्टा यू क्या था बच्चों? अंतिम माइनस प्रारंभिक, वही आपका उत्तर है। बात समझ में आई क्या? 0 माइनस mg L बटे में 2n²। मेरे ख्याल से बात को पकड़ गए होगा। एक्सटर्नल वर्क क्या आ जाएगा बच्चों? सर आपका जो बाहरी बल लगाया है mg L 2n²। सर लर्न में क्या लिखेंगे? फ्रंट पे ऐसे जाएगा डायग्राम समेत, फ्रंट पे ऐसे जाएगा डायग्राम समेत। यदि आपके पास एक चेन नीचे लटकी हुई L बटे में 3, कितना निकालना पड़ेगा वर्क? सर mg L 2 और 3²। बात समझ में आई क्या? यदि कोई नीचे L बटे में 5 चेन लटकी हुई, कितना कार्य करना पड़ेगा? mg L 2 × 5²। सही है क्या? ऐसे बनेगा, बना शाबाश। ये बिंदु लेना कैसे सीखा, एक सवाल कराऊंगा आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा। डबल स्टार PMT बच्चों फॉर्म में पूछा हुआ है, वैल्यू देख देख के पूछा हुआ है। अरे ऐसे देख कर बच्चा टिक कर लेता है। जब मान निकलवाता ना आपसे कि 10 किलो की चेन है और 2 किलो नीचे लटका हुआ, बताओ कितना, वो बच्चे को मुश्किल लगता है। और चीज वही है कि मान दिया, लंबाई दिया, सर 2 मीटर है तो n का मान क्या, इतना 5 हो जाएगा। n तो वही तो टुकड़ा सीधा नीचे लटका हुआ है। स्टेबल को क्या बोलते हैं? स्टेबल को स्थाई। एक सवाल ऐसा दिखाऊंगा आपको, यदि मैं पहली बार आपको दिखा दूं ना तो आप सोल्व कर ही नहीं सकते हो, और आप सिर्फ ये जानते हैं सेंटर पे लेना तो आंसर आएगा ही आएगा। मोर प्रैक्टिकल सवाल एक दिखाता हूं, इस चीज को मैं कैसे बढ़िया से यूज कर सकता हूं। देखना एक बार बच्चों, दिए गई चेन को उलटने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। भैंस देखिए हमने, पशु देखे, पशु वाली चेन भी देखी होगी। पशुओं की चेन की मैं बात कर रहा हूं। एक चेन इस टाइप से है बच्चों, ऐसी 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 पतली सी चेन, M द्रव्यमान और L लंबाई। उस चेन के सामने एक कुंडी लगा के एक बड़ी चेन, मोटी चेन लगा दी एक ऐसे। इस चेन का द्रव्यमान 2m और लंबाई L। ये मेरी प्रारंभिक स्थिति है ऐसी। मैंने बोला इस चेन को उलट दो। चेन को उलट दो का मतलब क्या? सर जो मोटी वाली चेन है वो ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ, तो 2m, L यहां आ जाएगा, और जो पतले वाली वो नीचे रह जाएगी, M, L। आपने चेन को पकड़ के पतली पहले ऊपर थी, मोटी नीचे, उलट के ऊपर कर दी। इसमें कितना कार्य करना पड़ता? बच्चे के होश उड़ जाए, चलो इसमें कार्य करना पड़ता है, करना तो पड़ता, हम जानते हैं। मान क्या हो उसका, समझेगा बात को? सीधा मैं किशन दोनों में डर जाए बच्चा, सब क्या करूं? सीधा मैं जानता हूं मैं पकड़े घुमाना पड़ रहा, लेकिन करूं क्या? फिर वही बात है बच्चों, एक्सटर्नल वर्क क्या होगा बेटा? अंतिम माइनस प्रारंभिक। अरे क्या इन दो चीज की आप ऊर्जा निकाल सकते हो? स्थितिज ऊर्जा। इसको लिखता हूं प्रारंभिक बच्चों, इसको लिखता हूं अंतिम। देखना बच्चा पकड़ पाओगे तो बात को। इन दोनों फिगर को मैं रीड्रॉ करता हूं। रीड्रॉ का मतलब सर इसका मान तो मैं नहीं जानता हूं, आप इस पूरी चेन की जगह यहां M लिख दो और उसकी लंबाई L बटे 2 कर दो। सही बोला क्या मैंने? अरे पूरी चेन का मास क्या, द्रव्यमान क्या M? कहां मान लूंगा सर? बराबर बटा हुआ तो आधे पे आधे, माने पूरा L का कहां मान लूंगा? L बटे 2। यहां मान क्या है? 2m मास का। कितनी लंबाई पे मान लूंगा?
सर ये एल बटे 2 पे, तो ऊपर एल है और ये एल बटा 2 कितना हो जाएगा 3 एल बटा 2, सही लिखा गया। दोबारा देखो सर इसका यहां मान लो तो 2m मास कहां मान लोगे आप एल बटे 2 पे, इसका मास m कहां मान लोगे सर एल तो ये था और इसका हाफ एल बटे 2, कितना आ जाएगा बच्चों। ये बात पकड़ पाए हो मैंने क्या किया है, ये बात पकड़ पाए मैंने कैसे लिया एल बटे 2 और 3 एल बटे 2। इस चेन का हाफ तो l/2, इस चेन का हाफ यहाँ था तो यहाँ कितनी लंबाई हो जाएगी सर ये l और इसका हाफ l/2, सेम चीज वहां लिया। अब सवाल आ गया, अब मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है, इन बिंदुओं को देखना, ये बिंदु कहाँ है सर, रेफरेंस लाइन ले लो बेटा, ऊपर वाली ले लो, रेफरेंस लाइन ली बच्चों, नीचे आ गया कितना सर माइनस में है mg/l/2, सर ये भी नीचे तो माइनस में है 2mg/3l/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका कितना आ जाएगा 3 और ये हाफ कितना आ जाएगा बच्चों -7/2 mgl, मेरी ख्याल से सही लिखा है। दोबारा देखो यहां जब देखोगे सर ये 2m है, नीचे है तो माइनस है g/l/2 -mg/3l/2, सर माइनस क्यों कर रहे बेटा, नीचे की दिशा में आना पड़ रहा है इसलिए माइनस कर रहा हूं बच्चों। ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बच जाएगा 1.5 और 1 2.5 -5/2 mgl, सही है क्या। अब आपको अंतर लेना है, अंतिम आपके पास है, प्रारंभिक आपके पास है तो अंतिम क्या है -5/2 mgl, ये माइनस और ये माइनस फिर से 7/2 mgl, बेटे सोल्व कर लो आंसर आ गया mgl, तो ये उत्तर आ गया जो आप सोच भी नहीं सकते। बात समझ में आई क्या, ये वो खतरनाक सवाल है जो आपने देख लिया तो मजाक है, अब मैं तुम्हें समझा रहा ना ये पॉइंट ले बेटा, फिर तो कुछ नहीं है, गुणाई तो करनी है यार, यदि आपने सीधा देख लेना फिर आप नहीं बना सकते हो, बना देखो शाबाश। फिजिक्स के साथ एक ही समस्या होती है, जितने क्वेश्चन आपने देखे हुए होंगे ना, जैसे सवाल आपको एग्जाम में मिला रही है ऐसा सवाल तो मैंने किया था तो आप कर लोगे, यदि बिना देखा हुआ तो आप बैठे बैठे देखते रहोगे ये सब ये कैसे होगा यार, अब जानते हो काम तो करना पड़ेगा, ये जानते हो वर्क तो होगा लेकिन कैसे करूं सर, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, वो स्थिति कब आती है जब आपकी प्रैक्टिस कम होती है, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने नहीं किए हुए। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा हुआ, ये नहीं देखा होगा, पहले वाले की एप्लीकेशन एक्चुअली देखा जाए तो ये सारी बच्चों में स्थिति ऊर्जा ही पढ़ा रहा हूं अभी आपको, संरक्षित बल की मैंने कंजर्वेटिव फोर्स की बात किया था तो बच्चों उसको हम एक रिलेट कर लेते हैं किससे, हमने एक तो तरीके रिलेशन हम जानते तो हैं, एक लीगली बना देता हूँ बस, ऐसा रिलेशन होता है किसका यू का और एफ का, यू और एफ रिलेटेड मैं जानता हूँ, क्यों मैंने बताया बच्चों सिर्फ संरक्षित बल के लिए ही स्थिति ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है, उनका आपस में संबंध क्या है, या बच्चों अभी आपको समझाऊंगा साम्य अवस्था कैसी कैसी हो सकती है, क्या क्या कंडीशन है, उसका रट्टा नहीं मारना, कुछ बातें मैंने पहले बताई थी उसी का यूज करता हूँ। छोटा लिखो, स्थितिज ऊर्जा और संरक्षित बल में संबंध, हमने अभी लिखा था बच्चों डेल्टा यू का जो मान है माइनस ऑफ वर्क, ऐसा है कुछ अभी लिखा था, तो इसका लिख दो बेटा डेल्टा यू को डी यू लिख लेता हूँ अंतर को लिखने के लिए, और इसको लिख दिया एफ डी आर, माइनस यहाँ चला जाए एफ का मान ऐसा बना देता हूँ बेटा माइनस डी यू बटे में डी आर, अलग अलग वेराइटी इस फॉर्म में लिख देंगे, या यदि एक्स वाई जेड का देखो एक ही यदि वेरिएशन है, एक दिशा में यदि परिवर्तन है तो लिख दो माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ वाई में लिख दो बेटा माइनस डी यू बाई डी वाई, और यदि बच्चों आपका सिर्फ एक जेड में दिशा में ही यदि परिवर्तन है तो माइनस डी यू बाई डी जेड। एक्चुअली आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ रखा होगा, डेल्टा यू निकालने के लिए आप एफ वहां जानते हो, एफ डॉट डी आर से आप सारा काम वहां करते हो, एक्चुअली ऐसे ही बस एक बार लिखा कि हाँ अंतर आपका क्या होता है, कभी भी आपको बल बनाना है और यदि आपके पास स्थितिज ऊर्जा दिया हो तो उसको आप क्या करो अवकलन कर लो, अपने आप उत्तर आएगा और आप माइनस का साइन लगा दो, सही है क्या। लिखो, अच्छी चीजें पढ़ाता हूँ आपको। अब टॉपिक का नाम लिख दो बेटे साम्य अवस्था, उसको अच्छे से आपको समझना है, कुछ 2-5 कंडीशन मैं लिखवाऊंगा उसको साथ में याद करा देंगे। साम्य अवस्था अलग टाइप का होता है बेटा, 3 तरीके से आप जानते भी हो, पहले आपने सुना हुआ है बच्चों, या तो होगा स्थाई, या होगा बच्चों अस्थाई, या होगा बच्चों उदासीन। उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, आपको मैं ना ऐसे पॉइंट लिखवाऊंगा 1 2 3 4, इसके ऐसे नीचे नीचे चलते रहेंगे बच्चों। पहली बात तो साम्य अवस्था का मतलब ही क्या होता है, साम्य अवस्था का मतलब होता है भाई वहां पे बल का मान जो है शून्य है, कहीं भी यदि मैं वर्ड बोलता हूं ना साम्य अवस्था, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, वहां जो कुल बल लगाओ उसका मान शून्य है। तो पहली कंडीशन तो ऐसे ही क्लियर है, किसी भी टाइप का साम्य अवस्था हो हमेशा बल जो होगा शून्य होगा, सही है क्या बच्चों, सुनते रहना, भी लिखवाऊंगा अच्छे से। साम्य अवस्था को ये अलग अलग टाइप से कैसे बताया जाता है, घर पे घर वाला कटोरा लो, एक कण उस पर रख दो, कोई भी मास m का ऑब्जेक्ट रख दो,
ये उसका बच्चों यहाँ पे मीन पोजीशन है जहाँ पे आपका बीच में रहता है। इस छोटे से द्रव्यमान m को हिला दो, यदि हिलाने के बाद वापस ये अपने केंद्र की तरफ आ जाए, या मीन पोजीशन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मीन पोजीशन राइट आंसर है। यदि बच्चों आप किसी चीज़ को हिला, कटोरे में रखा हुआ ऐसे घर वाले में आपने हिलाया तो कहाँ आएगा, वापस जहाँ था वहीं आ जाएगा। यदि आप डिस्टर्ब करने के बाद, हिलाने के बावजूद भी आपका द्रव्यमान जहाँ था वहीं आ जाए, इस टाइप के साम्यावस्था का बच्चों आप स्थायी साम्यावस्था बोलते हो। उसी कटोरे का आपने उल्टा कर दिया और यहाँ m द्रव्यमान रखा हुआ है, अब हिला दोगे थोड़ा सा, अभी तो मेरे ख्याल से वापस आने की संभावना खत्म, हिला दिया ये दूर चला जाता है। या और टेक्निकली बोलूँ सर, जब आपने किसी पार्टिकल को जिसका m द्रव्यमान हो अपनी मीन पोजीशन से आप डिस्टर्ब करते हिलाते हो, यदि वह मीन पोजीशन से दूर चला जाएगा, इसका मतलब वो कैसा है बच्चों, अस्थायी है। यदि मीन की तरफ आएगा कैसा, स्थायी है। यदि इस टाइप का कुछ बना हुआ से बच्चों, जहाँ m द्रव्यमान आपने हिलाया, जहाँ हिला के छोड़ा वहीं रह गया, जहाँ छोड़ा वहीं रह गया, उसको बोलते हैं उदासीन। तीन तरीके की बात, एक ही कण को आप बार बार हिलाते हैं, यदि हिलाया वापिस आ गया स्थायी, हिलाया दूर चला गया स्थायी, जहाँ रहा उसको क्या बोलते हैं बेटा, उदासीन बोलते हैं। दोबारा देखो, एक पॉइंट कुल बल क्या होगा, हमेशा शून्य, एक मीन पोजीशन से आप देख सकते हो। बच्चों आप एक वर्ड मैंने बोला था सर, बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में शून्य आपको मिनिमम होती है, बता था मैंने आपको, ऐसा मैंने केटीजी में आपको बोला था बच्चों कि बेटा जब भी कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ आती है उसका मतलब उसकी पोटेंशियल कम होती है। वहाँ समझा एक रबड़ की बॉल, एक लोहे की बॉल दबा दो, विच इज इजी टू डिफॉर्म रबर, अनस्टेबल है, हाई पोटेंशियल एनर्जी है। सर सॉलिड में और लिक्विड में किसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, मैं फॉर्मूला छोड़ दो, किसको डिफॉर्म कर पाना आसान है सर, लिक्विड को, तो अनस्टेबल, अनस्टेबल माने हाई पोटेंशियल। बच्चों कोई भी चीज़ जब भी आप स्टेबल बोलोगे, स्थायी बोलोगे, उसका मतलब क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कम है या मिनिमम, सही है क्या। तो यहाँ पे बच्चों स्थितिज ऊर्जा जो होती है मिनिमम होती है, यहाँ पे जो होती है बेटा मैक्सिमम होती है। यहाँ कुछ भी होगा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्या शून्य है कि ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता, समझे क्या। बल तीनों में शून्य है, ये कहानी ये होगी। तीसरी तरीका क्या हुआ बच्चों, जहाँ भी स्थितिज ऊर्जा सबसे कम है वो आपका स्थायी है, जहाँ सबसे ज़्यादा वो अस्थायी है, बाकी वो जैसा भी ठीक है। एक होता बच्चों चेक करने का तरीका, ये मेरे लिए सबसे दिक्कत भरा होता है कि डबल, ये सबसे दिक्कत भरा होता है कि सर साम्यावस्था एफ तो मान तो हमेशा जीरो है, जो आप दो बार, एक बार अवकलन किया फिर एक बार और अवकलन किया, उसका मान धनात्मक है तो ये होगा, ऋणात्मक है तो ये, इसको भूलता बच्चा। तो उसको मैं आपको भी याद करा दूंगा। यहाँ बच्चों ये मान होता है पॉजिटिव, और यहाँ बच्चों ये मान होता है ऋणात्मक, और बच्चों यहाँ होता शून्य। जब आपका दो बार अवकलन आप करते हैं, मान शून्य आ जाएगा, स्थिति हो जाएगा एक्स के साथ, इसका मतलब कैसा, उदासीन, सही है क्या। दो चार लाइन में पहले लिखवा था बेटा, ये कैसे मैंने लिखा डबल वाला आपको अलग से कारण में समझाऊंगा। दो चार लाइन में लिखो, साम्यावस्था में स्थायी, अस्थायी, उदासीन, पहली दूसरी तीसरी लाइन से लिखो बच्चों। किसी भी टाइप का आपका लिखा हुआ तो वन वाला पॉइंट सब में क्या लिखा मैंने, बल जो आएगा हमेशा शून्य है, लिख लो पहले वाला। फिगर भी बनानी है हमने सेकंड में, एक एक लाइन भी लिख लेंगे। पहले में बल क्या आएगा बेटा, शून्य, किसी भी टाइप का हो, मतलब बल से मैं नहीं बता पाऊंगा मेरा साम्यावस्था किस टाइप का है, उदासीन है, स्थायी है या अस्थायी, हम नहीं बता पाएंगे। सेकंड वाला आप देखो बच्चों, जब वस्तु डिस्टर्ब करने के बाद मीन पोजीशन की तरफ आ जाए, डिस्टर्ब करने के बाद मीन पोजीशन की तरफ आ जाए तो यह स्थायी साम्यावस्था है। ये डायग्राम कटोरे वाला आ जाएगा, तो यह स्थायी साम्यावस्था है। दूसरे वाले में लिखो, डायग्राम बनेगा इसके नीचे बाद में, है ना। यदि वस्तु डिस्टर्ब करने के बाद मीन पोजीशन से दूर चली जाए, मीन पोजीशन से दूर चली जाए तो यह अस्थायी साम्यावस्था है। दूर चली जाएगी क्या बेटा, अस्थायी साम्यावस्था है। लास्ट वाला और लिख लो, यदि वस्तु डिस्टर्ब करने के बाद जहां है वहीं रहे तो यह उदासीन साम्यावस्था है। डायग्राम बनाओ बच्चों। इसका मतलब देखो, बार बार हम फिगर से तो नहीं बता सकते, हाँ कोई देखना चाहिए मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन इन सबसे आसान तरीका तो ये यू से पहचानना है। जहाँ पे स्थिति ऊर्जा सबसे कम है वो स्टेबल है, उसको याद रखना जरूरी है। ये डायग्राम बना के बेटा अगले दो पॉइंट भी लिख लो, सामने लिखे हुए हैं। सर उदासीन में क्या होता है बताया नहीं आपने, स्थिति ऊर्जा उदासीन में कुछ नहीं होता है, कोई भी मान हो सकता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ सबसे कम और सबसे ज्यादा कब होगा, अस्थायी में सबसे ज्यादा और स्थायी में सबसे कम। इसको भी आपको ग्राफ से क्लियर कर दूंगा मैं। बच्चे ये लास्ट वाला जो नहीं भूलते हैं बच्चे, ऐसे तो मैं आपको जब बेसिक मैथ पढ़ाया था ना, तो तब आपको थोड़ा रिमाइंड करवाया था हैप्पी और सैड टाइप की बातों से। तो अब आपको मिनिमम मैक्सिमम निकालने का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ
सबसे कम और सबसे ज़्यादा अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालने के लिए बच्चों पहले ग्राफ बना लो, ऐसे मैंने बताया था आपको। थोड़ा सा रिमाइंड आपको हो जाएगा, थोड़ा सा और देखें बच्चों। आपको लकीर का फकीर नहीं होना। अब ये बात समझे बेटा, एफ का मान तो शून्य है, कुछ भी हो। ये वाला सर भूल जाएंगे, होता तो ठीक है ये, लेकिन भूल जाएंगे। उस भूलने वाला जुगाड़ में बिठा रहा हूँ। आपको दो बातें लेकिन याद रहेंगी, सारा कोई भी आपका समय अवस्था एफ का मान शून्य है और यू का मान सबसे कम कब होता है, स्टेबल में। इसको केटीजी से याद रखना, ईजी टू डिफॉर्म अनस्टेबल हाई, उससे याद रखना। एक बेटा में ऐसा ही कुछ एक बच्चे देखना, एक बच्चों में आपके पास यहाँ स्थितिज ऊर्जा का और आपका एक्स के साथ ग्राफ बनाता हूँ। मैंने कोई भी अपनी मर्जी का कुछ भी ऐसे रैंडम सा ग्राफ बना दिया ऐसा। मुझे किसी ने बोला सर यहाँ कहाँ कहाँ साम्यावस्था हो सकता है, तो मैंने क्या बोला बच्चों, साम्यावस्था की पहली कंडीशन थी एफ का मान शून्य होना, सही बेटा। और एफ को क्या लिखा था, माइनस डी यू बटे में डी एक्स का मान शून्य होना, मतलब डी यू डिवाइड बाई डी एक्स का मान शून्य, मतलब क्या बच्चों, इसके हिसाब से स्लोप जीरो होना। इस ग्राफ के हिसाब से क्या बच्चों, डी यू बाई डी एक्स स्लोप शून्य कहाँ कहाँ है बच्चों, सर स्लोप शून्य इस बिंदु पे है ए पे, सर स्लोप शून्य जो है बी बिंदु पे है, और स्लोप जो है यहाँ सी बिंदु पे शून्य है। तो ए बी और सी ये तीनों ही साम्यावस्था है। सर कौन सी है ये बता दो। अब बच्चों कौन सी देखने के लिए हमें कौन सा पता होना चाहिए था, सर देखो यू जहां मिनिमम होगी वो आपका जो है स्थाई है। ए बी और सी सबसे कम यू का मान कहाँ है बच्चों, डायग्राम से दिख ही जाएगा। सबसे कम मान कहाँ है, सर बी का मान ये है, ए का मान ही है, कहीं बीच में सी भी होगा। सबसे कम कहाँ बच्चों, जब यू का मान मिनिमम है, सबसे कम है, न्यूनतम है, इस टाइप की चीज को स्टेबल बोला जाता है। समझे क्या, जब यू का मान बच्चों मिनिमम है, इस टाइप की साम्यावस्था को स्थायी साम्यावस्था बोला जाता है। सर आपने जो बोला था वो डबल डिफरेंशिएशन वाला वो समझा रहे तो थोड़ा अच्छा होता। समझे, एक बात तो समझ में आ गया सर, सबसे कम ऐसे स्थायी है। सर यहाँ जो है यू का अधिकतम मान है, इसलिए जो आपकी है अस्थायी है। सर वो डबल डिफरेंशिएशन वाला समझा देते हो, अच्छा था, सुना भी तो। मैंने क्या बोला था, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव याद नहीं करना है। वो ग्राफ बनते आपको दिख जाएगा, अरे कुछ भी आप बना लो, लो तो इनमें अपने आप दिखेगा सर ये वाली चीज, अरे ये वाली सबसे ज्यादा ये और सबसे कम ये, अपने आप दिखेगा बेटा ये। तो आपको दो बात पकड़ के रही, सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो आप ये याद करने के लिए सर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव के नेगेटिव में कैसे बोलता हूँ। देखो बच्चों यहाँ जो फेस बना हुआ ना बेटा, यहाँ जो फेस बना हुआ, अब देखो बच्चों ये हैप्पी फेस बना हुआ है, और दिख रहा क्या, ये फेस देखो अब कैसा बना हुआ बच्चों, हैप्पी। और यहाँ फेस देखना बच्चों कैसा बना हुआ है, सैड फेस। हैप्पी और सैड से मैं बताऊंगा बच्चों। जब आपके पास स्थायी साम्यावस्था होती है, वहां यू का मान कम से कम होगा बच्चों। यहाँ पे जो फेस है, जो शक्ल है, वो हैप्पी शक्ल होती है। हैप्पी माने बढ़िया बात, बढ़िया बात माने पॉजिटिव बात, तो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन आपको पॉजिटिव लेना है। दोबारा देखो बच्चों, जहाँ पे अस्थाई होगा, जहाँ पे बच्चों अस्थाई होगा, वहाँ पे यू का मान सबसे ज़्यादा होता है। सर मैं ये तो याद रहता है, मैं भूलता हूँ डबल डिफरेंशिएशन क्या करना था। तो बच्चों कहीं भी आप जहाँ ज़्यादा होगा ना, कहीं भी कुछ भी कर्व आप बना लेना, जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ देखना आप अपने आप ही सैड फेस होगा। समझे क्या, जहाँ बच्चों सबसे ज़्यादा होगा वहाँ फेस कैसा होगा बेटा, सैड फेस होगा। सैड फेस का मतलब नेगेटिव बात होती है। सर नेगेटिव बात मतलब रोने वाला मुंह, रोने वाला मुंह का मतलब क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन का मान क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, लेस देन जीरो आएगा, सही है। और बच्चों अस्थाई आपका जो न्यूट्रल है, उदासीन है, उदासीन में कोई दिक्कत ही नहीं है। उदासीन में डबल डिफरेंशिएशन का कोई दिक्कत नहीं, हमेशा याद रहेगा जीरो, इसकी दिक्कत नहीं होती है। भूलो इन दो में के, इन दो को याद करने का तरीका समझे बच्चों। कहीं भी रैंडम कर्व, ऐसी कर्व जब भी बनाओगे ना मिनिमम मैक्सिमम, तो एक ज़्यादा वाली वैल्यू सैड फेस बनेगी। सैड माने नेगेटिव बात, तो नेगेटिव लेना है बच्चों। नीचे का मतलब हैप्पी, हैप्पी माने पॉजिटिव, याद रखने का तरीका है। सवाल कराऊंगा आपको अंदाजा लग जाएगा, बनाओ बच्चे। एक्चुअली जब मैं ऐसे बताता हूँ ना ये हैप्पी और सैड, तो जब भी कोई आपको ऐसी कर्व दिखाई दे, इसका मतलब होता है स्लोप इंक्रीजिंग, हैप्पी माने, सैड माने डिक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड देखना तरीका ही है, इसको याद करने से अच्छा तरीका नहीं है। मेरे बच्चे एक MBBS फाइनल में जा चुके हैं, वो आज भी मुझे जब भी फोटो डाला था एक बार तो उन्होंने पहले बोला सर ये कटोरे वाला सवाल है, और इसको इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। वो बच्चा ये तो जानता है इसको मैं हिला दूंगा तो नीचे गिर जाएगा, ये रुक जाएगा। वो भूलता यहाँ था कि डबल डिफरेंशिएशन पता नहीं सर किस में नेगेटिव था, पता नहीं किस में प्लस था। तो याद करने का तरीका, सर हैप्पी फेस जहाँ मानेगा पॉजिटिव बात, पॉजिटिव माने डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आपको लेना है। सैड फेस माने नेगेटिव और होने वाली बात है तो आपको लेस देन जीरो लेना है। आपको बच्चों में ABCDEF ऐसे पॉइंट दूंगा, आपको बताना है कहाँ कहाँ, पहले सवाल में पूछूंगा कहाँ कहाँ साम्यावस्था, ये आपको बताना है।
फिर आपको बताना है कौन सा स्थायी और कौन सा अस्थायी है। ठीक है क्या? सवाल देता हूं, बना ले बच्चों आपने। बच्चे सवाल को मैं सिंगल स्टार पीएमटी है, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं तुम सही नहीं करोगे। ये ग्राफ मैंने बनाया, देखना एक बार, ऐसा ऐसा ग्राफ मैंने कुछ बना दिया इस टाइप से, यहां तक ग्राफ बना के छोड़ दिया, पॉइंट बोल दिया ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और डी और ई। आपको मैं बोलता हूं बेटा कहां कहां किस किस बिंदु पे साम्य अवस्था हो सकती है। बच्चों मेरी ख्याल से साम्य अवस्था कहां, क्या ओ पे साम्य अवस्था हो सकती है, या बी और डी पे हो सकती है, ए पे साम्य अवस्था हो सकती है, सी पे साम्य अवस्था हो सकती है। रट्टा नहीं मारना सर ऐसे माने साम्य अवस्था था पी सेट ना। कर्व किसका बेटा, ये एफ और एक्स का। और पहला बात क्या बोला था बच्चों, बल क्या होना चाहिए, जीरो। बल कहां कहां जीरो है सर, बल जीरो अपने पास 3 जगह है, ओ के ऊपर जीरो है, बी के ऊपर जीरो है और डी के ऊपर, यहां साम्य अवस्था है। सर देखूंगा मैं क्या सर, कौन सी साम्य अवस्था है, कहां स्थायी है और कहां अस्थायी है, सर ये मैं नहीं जानता। तो फिर आपको याद दिलाया, स्थायी माने क्या था बच्चों, सर नीचे आता था। अब याद मैं अगर आपको देखें, देखो मैं कैसे सोचता हूँ सर, मैं सब भूल गया हूँ। याद है मुझे एक ही बात है, खुश माने पॉजिटिव। तो ऐसा सोचता बच्चों सर, स्थायी माने क्या होता था, यू का मान सबसे कम। सबसे कम कहाँ आएगा, नीचे। नीचे कैसा मुंह बनता है, अरे ऐसा करके देखो, नीचे कैसा मुंह बनेगा, हैप्पी। हैप्पी माने क्या था, डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपका, बात समझ में आई आपको। डबल डिफरेंशिएशन का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव। स्थायी की यही तो कंडीशन थी। अच्छा सर यहां मैं कैसे रिलेट करूं, एफ और एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा लिख दे बेटा मैं, डी बटे में डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स। अरे बात तो वही है, मैंने डबल डिफरेंशिएशन ओपन करके लिख दिया कि डी यू बाई डी एक्स, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो बच्चों। डी यू बाई डी एक्स को मैं माइनस एफ लिख दूं क्या, और मेरे ख्याल से क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स लेस देन जीरो। सही बोला क्या, ये माइनस से क्या हो जाएगा बेटा आपका, साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो ये पता चला सर, जब भी आपका एफ एक्स कर्व का स्लोप, अरे डी एफ बाई डी एक्स इस कर्व का क्या है, स्लोप। ग्राफ यदि दिखाई दे तो मुझे 2 ही चीज महत्वपूर्ण है, तो स्लोप या तो एरिया। सर एफ डी एक्स टी का वर्क होता, मैंने पूछा ही नहीं मुझसे पूछा क्या है सर, साम्य अवस्था पूछी है। स्लोप क्या आएगा, डी एफ बाई डी एक्स। क्या आप स्लोप बता पाओगे, हाँ सर यदि स्थायी होगा तो डी एफ बाई डी एक्स का मान ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब क्या था सर, स्लोप ढाल ऋणात्मक का मतलब कोण क्या होता था, 90 डिग्री से ज्यादा, याद आपको बेसिक मैथ्स का आ गया। फिर यदि आपके पास बच्चों अस्थाई है तो अस्थाई की क्या कंडीशन थी बच्चों, सर अस्थाई में होता था इसका मान, सर अस्थाई में यू होता था सबसे ऊपर माने ऐसा मुंह, ऐसा मैंने नेगेटिव फेस या सैड फेस नेगेटिव किया। अब मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चों एक स्टेप खा के बीच में कि माइनस एफ लेस देन जीरो। अब शायद आप बात पकड़ गए होगे, जब इस कर्व में स्लोप का मान धनात्मक है तो कैसा बच्चों, अस्थाई है। जब इस कर्व में स्लोप का मान ऋणात्मक है वो कैसा बच्चों, आपका स्थायी। अब आप देख पाओगे सारे अच्छे से बच्चों, ओ के ऊपर कैसा कोण बना बेटा, सर ये 90 डिग्री से कम है और यहाँ ढाल का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। बी के ऊपर सर ये भी तो 90 से कम है, जैसे मैं बोला 90 से कम है, बोला काट देना इसको। कोण देखने का तरीका क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, याद आपको कोण देखने का बेसिक तरीका, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लो, ऐसे समझाया था बच्चों। एंटी क्लॉकवाइज देखा तो इसमें कोण का मान क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा, या एम क्या आएगा बच्चों, ऋणात्मक। सही बोला क्या, डी के ऊपर भी एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा बच्चों, सर ये 90 डिग्री से कम है और यहाँ एम का मान क्या आएगा, धनात्मक। सर डी के ऊपर और ए के ऊपर क्या है आपका, धनात्मक है। डी के ऊपर और ओ के ऊपर क्या बच्चों आपका, डी एफ बटे में डी एक्स का मान पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या लिखा मैंने अभी आपका, अस्थाई। सही है क्या। और यदि बच्चों आप बोलते हो सर आपके पास बिंदु नंबर बी जो है वहां पे जो डी एफ बटे में डी एक्स का मान आया है नेगेटिव आया, और नेगेटिव मान यहाँ कहाँ बनता था, स्थाई। बच्चों सवाल आए ना तो जान निकल जाती है कि स्टेबल कहाँ है, बताओ ओ पे, इस पे बी पे, डी पे, ए पे, सी पे, या ओ बी पे, सी डी पे, ऐसे ऑप्शन बनते हैं। तो आपके पहली बात ये देख के काटता मैं, जहाँ ए और सी लिखा हो तो काट दो, चाहे 2 में लिखा चाहे ऐसा लिखा हो ओ सी डी ए, जहाँ ए और सी लिखा हो ऑप्शन काट दो, फिर बचेगा ओ बी और डी। फिर मैंने कंडीशन बनाई सर देख लो जहाँ पे नेगेटिव वही आंसर। बात समझ में आई क्या, बना शाबाश। टॉप का सवाल है, टॉप क्लास सवाल है, ऐसा नहीं है। सवाल बहुत सरल है। क्या सवाल आसान है, हाँ सवाल आसान है। क्या हम लोग बना पाते डायरेक्ट, नहीं बना पाते, समझेगा बच्चों।
एक बात तो पकड़ जाते कि एफ जीरो है, यदि आप अच्छे से पहले वाली कंडीशन देखी होती तो। फिर नई कंडीशन डेवलप करना, फिर बढ़िया बच्चा समझ जाता, हाँ ठीक है भाई एफ को अपन रिप्लेस कर लेंगे। मेरा बहुत फेवरेट सवाल है ये, मुझसे कोई एक सवाल डलवाता था नीट में ही डालता मैं। और ये ऑप्शन ऐसे होते हैं ना, ए या सी, ओ या बी, तो गारंटी बच्चा 90% ए या सी का सोच रहा था, उनकी सोचता ही नहीं। और रट्टा मारे गया सर हैप्पी बेस कहाँ, सी के ऊपर लिख दो सताई है, बस समझे क्या, वो तो रट्टा मारेगा इस कर्व का। बना बच्चों आपने एक ऐसे ही रिमाइंड कराने के लिए सवाल कराता हूँ, आपने वो मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालना सीखा था, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। ऐसे तो मैंने बेसिक मैथ्स में कई सवाल कराए हैं, वहाँ भी एक सवाल करा था मैंने, यू का ए बटे में आर पावर 12 माइनस बी बटे में आर पावर 6 कब आपका होगा बताना इक्वल, तो डी यू बाई डी एक्स 0 किया था। उस सवाल यही करा, मैंने आपको बोला भी था बेटा वर्क पावर का सवाल है, मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम बन गया। सवाल लिखो, एक कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा 100 जूल है, इस कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। इस कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करें यदि स्थितिज ऊर्जा 20 प्लस में x माइनस 2 का वर्ग। अधिकतम गतिज ऊर्जा को अंडरलाइन आप कर लो। एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सर ने क्या बोला, अधिकतम गतिज ऊर्जा माने सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। यदि कुल यांत्रिक ऊर्जा दिया और अधिकतम आपसे पूछा बेटा गतिज ऊर्जा, इसका मतलब क्या होगा, आपको स्थितिज ऊर्जा क्या लेनी पड़ेगी, न्यूनतम। अरे न्यूनतम लेना पड़ेगा सर किसी, अब सुनो बेटा अच्छे से आपका स्टेप याद दिलाना बेसिक मैथ वाले, जिस भी चीज को बच्चों आपको अधिकतम मान या न्यूनतम मान निकालना है उसका एक ग्राफ बना लो। ऐसे बोला था बच्चों, जिस चीज को भी मिनिमम या मैक्सिमम करना वाई पे, जो वेरिएबल उसको एक्स पे लिख लो। किसको आपको न्यूनतम करना, यू को, तो यहाँ यू और ये कोई भी रैंडम आप बना लो जो आपकी इच्छा हो। यहां से ये पता चलता है चाहे मान अधिकतम हो चाहे मान न्यूनतम हो, लेकिन एक बात पक्का यहां से ये पता चलेगा डी यू बाई डी एक्स इसका मान शून्य होगा। बोला बच्चों मैंने बेसिक मैथ्स में समझाया आपको ऐसा। सर कोई भी पॉइंट आए, लेकिन चाहे आपका न्यूनतम वाला बिंदु हो चाहे आपका अधिकतम वाला बिंदु हो, लेकिन ढाल तो आपका शून्य है। देख रहा बच्चों, डिफरेंशिएट किया डी यू बाई डी एक्स, क्या मान बनेगा सर, 20 तो नहीं है था 0 हो गया सर, 2 आगे आ गए और x माइनस 2 और ये इक्वल टू 0। सोल्व करा तो बच्चों x का मान आ गया 2 सर, x इज इक्वल टू 2, जो आपकी वैल्यू आई है 2। ये वो बिंदु है जहां पे अधिकतम या न्यूनतम कोई चीज है। अगली बात आ गई, सर अधिकतम है कि न्यूनतम है, सर अधिकतम है कि न्यूनतम है। फिर मैं क्या बोलता था बच्चों, आप डबल डिफरेंशिएट कर लो बेटा। डबल डिफरेंशिएट का वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आप देखना एक बार, यहाँ 2 ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, हैप्पी। सर हैप्पी बेस कहाँ बनता है, देखना एक बार, सर हैप्पी बेस हमेशा नीचे बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा, सही है क्या। नीचे बनने का मतलब कैसी वैल्यू है बच्चों, एक कम वाली वैल्यू की ज्यादा वाली, ये मिनिमा है, ये मिनिमम वाली वैल्यू है, सही है क्या। डबल डिफरेंशिएट करने का यदि मान आ जाता है मेरा -2, डबल डिफरेंशिएट के बाद मान लो बच्चा मेरे पास मान आ जाता -2, तो मैं सोचता सर -2 माने नेगेटिव, नेगेटिव माने घटिया बात, घटिया माने सैड बात, सैड फेस कहां बनेगा बच्चों, ऊपर बनेगा। तो कैसा मान आता हो, उस बिंदु के ऊपर अधिकतम होता, सही है क्या। अब यदि मुझे बोला यू मिनिमम है कितना, ये चीज मैंने क्या पता किया है, ये मैंने ये चीज पता किया कि अधिकतम है कि न्यूनतम है। इससे मुझे पता चल गया कि न्यूनतम मान आएगा। न्यूनतम मान है कितना, तो यू मिनिमम है कितना, सर यू की इक्वेशन में ये x का मान पुट कर दो, कितना था 20 प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर, कितना आ गया बेटा। सर कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी है 100, गतिज ऊर्जा कितनी है अधिकतम नहीं पता, लेकिन ये न्यूनतम कितनी है 20, और तो अधिकतम कितनी आ जाएगी सर अपने पास 80 जूल। सही किया क्या मैंने, सही किया बच्चों को। सर ये कहानी कब सुनाई, बेसिक मैथ डिफरेंशिएशन में सुनाई थी, जाके दोबारा पलट लेना। करने का एक ही तरीका, जैसे पुराने लेक्चर होते जाएं इतने स्टार रेटिंग आप बढ़ाते जाओ। जैसे वर्क पावर चैप्टर का पिछले पूरा देख ही लेना। जैसे अब अपने का एनएलएम पढ़ना, मैं पूरी कॉपी दोबारा नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं सिंगल स्टार पीएमटी और डबल स्टार पीएमटी देख सकता हूँ। जैसे बच्चों में रोटेशन आपको पढ़ाऊंगा, तो फिर आप एनएलएम पूरा नहीं देख सकते, सिर्फ डबल स्टार पीएमटी लर्न आप देख सकते हो। वर्क में सिर्फ डबल स्टार पीएमटी और आप देख सकते हो। थर्मल में लर्न वाले जरूर देख लो, ताकि फिजिक्स आप कांटेक्ट में रहो हमेशा। जैसे मैं लगभग 25-30% फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, तो आप कांटेक्ट में रहो, मुझे इतनी चीज तो आती है भाई। तो आप फिर पूरा पेपर सोल्व करने का कॉन्फिडेंस बनाए, कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा। ऐसे एक अच्छा टॉपिक को चाहिए था, एक अगला मैं भी करता हूँ। टॉपिक तो ऐसा ही बच्चों, छोटा सा मैं जैसे
कल बता रहे कुल कार्य क्या होता है, कहीं बैठूंगा तो मैं लिखूंगा बच्चों कि आपको गतिज ऊर्जा का जो परिवर्तन है वही उत्तर है। तो कई ऐसे से उठ पटांग से सवाल आ जाएंगे जिसको मैं उससे फटाक से सोल्व कर लूंगा, छोटा मोटा और यूज कर ले। देखो एक बार यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। बच्चों ने कल क्या लिखा था सर, जो कुल कार्य आएगा वो आएगा डेल्टा के बराबर, कुछ भी हो जाए। तो मैं बोलता सर देखो हमने दो टाइप का बल पढ़ा अब तक, दो ही टाइप का, दो प्रकार का बल पढ़ा, एक तो संरक्षित वाला और एक आपका असंरक्षित। ऐसा ही कुछ है। एक हमने बेटा कंजर्वेटिव पढ़ा CF, मैं वैसे लिखता बेटा CF, एक नॉन कंजर्वेटिव। या तो बल ऐसा होगा जो संरक्षित है या ऐसा होगा जो संरक्षित नहीं है। बच्चे इसका मतलब अभी हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव को क्या लिखा जा सकता है, माइनस डेल्टा यू, आज ही तो पढ़ा है, अरे आज ही लिखा मैंने, संरक्षित वाले बल को माइनस डेल्टा यू लिखा जा सकता है। मतलब जब भी कार्य कोई असंरक्षित बल करता है वो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन जमा में आप कर दो बच्चों स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन उसके बराबर है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, कब यूज होता है, यदि मुझे कोई बोल दे कि एयर फ्रिक्शन आपको लेना है, नीचे से 10 मीटर पर सेकंड बॉल फेंकी और इस तरफ जा पाई 10 मीटर पर सेकंड से कितनी ऊपर बॉल जानी चाहिए थी, u²/2g, मतलब 10 × 10 डिवाइड बाई 5 मीटर जानी चाहिए। मुझे कोई बोल दे मैंने यहाँ से बॉल फेंकी 10 मीटर पर सेकंड सिर्फ 3 मीटर गई, 3.5 मीटर गई, तो एयर ने कुछ काम किया होगा, एयर फ्रिक्शन ने कुछ काम किया, तो बताओ कितना। मैं उसका फॉर्मूला नहीं जानता बेटा, मैं क्या करता, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क तो चेंज काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज पोटेंशियल एनर्जी। शुरुआत की काइनेटिक जानता हूँ, ऊपर जाके रुका उसकी काइनेटिक जानता हूँ, शुरुआत की पोटेंशियल 0 जानता हूँ, ऊपर की पोटेंशियल आप ले लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। बच्चे ये वो सवाल होते हैं जिसके सीधे फॉर्मूले नहीं होते हैं। विस्कस फोर्स का वर्क बताओ, जो ये सारी लॉस वाली आपकी फोर्सेज। आगे देखो बच्चे, यदि मैं बोल देता हूँ कि ये सर कहीं भी आपकी सवाल जो आप करते हो वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, 0 है, तो वहां क्या लिखा जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू का मान क्या, 0 है। डेल्टा क्यू कैसा लिख देता हूं मैं, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, फाइनल स्थितिज ऊर्जा और प्रारंभिक आपकी ऐसे। तो ऐसा लिख दिया बच्चों, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर आ जाए बेटा, अंतिम आपकी ये और अंतिम ही ये वाली। सही है क्या? इसको बोला जाता बच्चों कि जब भी आपकी वस्तु के ऊपर असंरक्षित बल नहीं लगता है तो वहां पे हमेशा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसी कारण इसको ऐसा बोला, यदि NCF की वैल्यू 0 है वर्ग की तो आपकी प्रारंभिक कुल ऊर्जा और अंतिम कुल ऊर्जा बराबर है। सही है क्या? एक लाइन अपने को फिर आप बनाना, यदि किसी वस्तु पर असंरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य 0 हो तो उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। बनाओ शाबाश, बनाओ बच्चों आपने। और 2 क्वेश्चन में एक साथ पैरेलल करूंगा, 1 और 2 अति आसान है मैं करूंगा, 3 वाला भी आसान है मैं करूंगा, 4th वाला अच्छा हुआ आप करना। ये बना लिया बच्चों आपने। ये क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, स्टार यहाँ नहीं, अगले दोनों अच्छे हैं। उसने बोला बच्चों ऐसी कोई सरफेस है सर, ये बिंदु B है और इस बिंदु की जमीन से अर्थ से ऊंचाई जो है 2 मीटर है, ये बिंदु आपका A है और इसकी धरती से जो ऊंचाई है 10 मीटर है, ऐसा दिया हुआ है। उसने बोला पूरी सतह जो है चिकनी सतह है, ये वाली चिकनी सतह के ऊपर आपने जो M मास का गुटका रखा था इसको सिर्फ हल्का सा धकेल दिया, पुश किया, हल्का सा टच किया, बस स्टार्टिंग जो आपकी गति लेनी हो 0 लेनी है, बोलना चाहता है। तो इस बिंदु के ऊपर क्या गति होगी आपको सॉरी, इस बिंदु के ऊपर क्या गति होगी आपको बतानी है। सेम इसी टाइप की दोबारा चीज, सर ये आपकी ऊंचाई वही 2 मीटर है, ये आपकी वही ऊंचाई 10 मीटर है, उसी सवाल का थोड़ा परिवर्तन किया, ये ए बिंदु पे गुटका है, आपने धक्का दिया हल्का सा, बी बिंदु के ऊपर आके ये रुक गया, ये यहां के आगे स्थिर है, रुक गया है। अब ये वाली जो है ना बच्चों, ये आपकी खुरदरी सतह है। तो आपको बताना कितना कार्य किया फ्रिक्शन ने। 2 सवाल है, दोनों एक जैसे हैं। एक बार मैं बोला चिकनी सतह है तो आप सिर्फ गति बताओ, दोबारा मैं बोला यहां शुरुआत में भी 0 है अंत में भी 0 है, खुरदरी सतह है, तो आप बताओ कितना लगेगा आपका वर्क। देखो कैसे करूंगा सर, क्या बोला चिकनी सतह है तो ऐसा फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं, आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्रारंभिक आपकी स्थिति, ऐसे ही आपकी अंतिम आपकी ये वाली और अंतिम आपकी स्थिति वाली। काइनेटिक क्या 0 बच्चों, यहाँ ये रेफरेंस लाइन तो mgh, mg × 10, सही लगा बेटा, ऊपर क्योंकि लाइन से ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है हाफ mv², और ये कितना आएगा बेटा mg × 2। बच्चों यदि आप m से m कैंसिल कर दो, ये m कटा, ये m कटा और ये m कटा, ये कितना आ जाएगा आपका 120, 80 लिख दिया सीधा, सही लिख दिया क्या? अरे गजब लिख दिया है। v का मान आ जाएगा √160 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया भाई।
एनर्जी कंजर्वेशन लग पाया, बिल्कुल लग पाया। क्यों सर? चिकनी सतह थी, किसी ने कोई लॉस ही नहीं किया। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ मैं लगा सकता हूँ क्या के वाला, यू वाला, या इस टाइप की कोई चीज यहाँ लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। ये यहाँ नहीं लगे, क्यों लगेगी सर? यहाँ खुरदरी सतह है तो आपका जो है असंरक्षित बल है फ्रिक्शन, उसका निकालो। तो बोलते जब अपने हाथ खड़े हो जाए तो आप ऐसे ही सोचेंगे। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क क्या होता है? काइनेटिक का परिवर्तन। और ये नॉन कंजर्वेटिव यहाँ क्या? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का क्या आएगा बेटा? सर ये फाइनल और ये इनिशियल। सर ये फाइनल और ये इनिशियल, ऐसे किया है बच्चों। मैंने बोला स्टार्टिंग में भी आपका रुका हुआ था प्रारंभ में आपका रुका हुआ था, गुटका बाद में रुका हुआ था, दोनों की दोनों गतिज ऊर्जा शून्य है। देख रहा बच्चों अंतिम, तो एम जी इंटू 2 माइनस प्रारंभिक क्या बच्चों? स्थिति ऊर्जा एम जी इंटू 10। मेरे ख्याल से उत्तर आ गया बेटा -8 mg। लिखा जाएगा -80 m। m कोई दे देगा मान तो अपने पास आंसर आ जाएगा। सही है क्या? दो अलग अलग सवाल हैं, शक्ल एक जैसी है। ये भी 2 वो भी 2, ये भी 10 वो भी 10, सिर्फ नाम बदल दिया मैंने सतह का। खुरदरी और चिकनी। चिकनी है तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाया हूँ, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण इस फॉर्म में कर दिया है। खुरदरी है तो इस फॉर्म में नहीं कर सकते, ये नॉन कंजर्वेटिव में करना पड़ा। बनाओ शाबाश, बनाओ बच्चा आपने। बच्चों थोड़ा सा मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ाता था कुछ यूज करता हूँ यहाँ। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रोजेक्टाइल का एक साथ यूज करके देखते हैं। प्रोजेक्टाइल की बात आपको याद होगा बच्चों, जो टाइम होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो रेंज थी बच्चों वो आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे भी, समय पे, दोनों पे डिपेंडेंट थी। याद होगा आपको। दोबारा देखो बच्चों, एक कंडीशन देख लो पहले। h ऊंचाई के ऊपर एक ऐसा एक संपीड़ित जो है आपका स्प्रिंग रखा है, लिख रखा बच्चों संपीड़ित है, ऐसे संपीड़ित स्प्रिंग है। दीवार पे स्प्रिंग लगा, उसको मैंने ऐसे दबा रखा है ब्लॉक के साथ ऐसे, और एकदम ऐसे बैठ के ब्लॉक छोड़ दिया। तो ब्लॉक क्या करेगा? उस स्प्रिंग का फेंक के मारेगा उसको मास को ऐसे फेंक के मारा, ये मास ऐसे आगे गिरा। आपको बोला हुआ रेंज बताओ क्या है? आपसे पूछा बोलो रेंज क्या है, कहां तक जाए गिरेगा ये? एक सवाल ये देखो, तो मैं क्या जानता हूं, सजवाल पकड़ के रखा है तो जितनी भी स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा स्टोर किया होगा, जैसे आप छोड़ दोगे तो कहां जाएगी ऊर्जा? सर सारी सारी मास के पास। तो देखो कैसा बनेगा सर। रेंज निकालने के लिए मुझे 2 ही तरीका चाहिए, यू एक्स और टाइम। टाइम की मुझे दिक्कत नहीं है सर, टाइम आता √2h/g। याद है बच्चों आपको? अरे फ्री फॉल वाला याद नहीं है? कैसे ही करते थे समय आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ऐसे ही आया था, वैसे ही फ्री फॉल में था। आपको निकालना यू एक्स, गति कितनी उसकी ये बता दो। तो मैं बोलता हूँ इस सिस्टम के लिए सर यू इनिशियल, के इनिशियल, यू फाइनल और के फाइनल। सर यहाँ क्या बोला मैंने? ये बच्चों ये पहले वाली स्थिति है जब आपने मास छोड़ा नहीं है, ये बाद वाली स्थिति है जब आपने हाथ वहां से हटा दिया। बाद में क्या होगा? तो पहले कैसी स्थिति थी बच्चों? गुटका रुका हुआ था तो स्पीड 0 थी, काइनेटिक। उस समय पे ऊर्जा कहां पे थी बच्चों? सारी की सारी स्प्रिंग में। सही लिखा क्या? बाद में बच्चों अपने जैसे हाथ हटा लिया तो स्प्रिंग की ऊर्जा खत्म, ऊर्जा कहां चलेगी? सारी की सारी ऊर्जा कहां चलेगी? सारी की सारी बच्चों गति में, और स्प्रिंग की खत्म। v का मान आ जाएगा √k में m इंटू में x। बात समझ में आई? ये बात समझ में मैंने क्या किया है? ऐसे आप दबाए खड़े थे, ब्लॉक ने से दबा रखा था, जब दबाया हुआ था पहली स्थिति, गुटका में रुका हुआ है, हाँ रुका हुआ है, तो गतिज ऊर्जा क्या आएगी? 0 है। लेकिन जब आपने स्प्रिंग को दबा रखा है, स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी है, कौन सी ऊर्जा उस टाइम पे? स्थितिज ऊर्जा। उसका मान क्या था? ½ उसके। जैसे आपने छोड़ दिया तो गुटका तो फेंक के हमारा गुटका चलने लग गया, गुटके के पास गति आ गई। कौन सी ऊर्जा बेटा? गतिज ऊर्जा। लेकिन जो संपीड़न था वो तो खत्म हो गया ना, तो स्प्रिंग के पास कैसी ऊर्जा बच जाएगी? 0। v आपके पास आ गया, तो रेंज ऐसे लिखा जा सकता है सर u इंटू टी। यू माने आप ये निकाला आपने k में m इंटू एक्स, और t का मान आपने लिखा था √2h/g। कितना डेंजरस ऑप्शन बना देखना इसका, 2h में mg यहां आ जाओ, 2kh में mg इंटू एक्स। जान निकल जाए देख के, सो बटे में mg कैसे आ गया? और कंसेप्ट कहां से लगाया बच्चों? मैंने टाइम निकाल दिया ड्रॉप वाला √2h/g, और यू कहां से निकाल दिया? एनर्जी कंजर्वेशन से। सही है क्या? दोबारा ये और देखो, मारो मजान से। 4 मीटर ऐसी लंबाई है, 3 मीटर की ऐसी लंबाई का ऐसे पोल है, यहां से एक स्प्रिंग ऐसे जोड़ा हुआ है, स्प्रिंग से 2 किलो की रिंग लगी हुई, रिंग है 2 किलो की। के का मान आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। आपको बोला
जब ये रिंग ऐसे धरती से टकराएगी, इसका वी का मान आपको बताना है। स्प्रिंग की जो नेचुरल लंबाई है, स्प्रिंग की जो प्राकृतिक लंबाई है, प्राकृतिक लंबाई आपको दिया हुआ है 4 मीटर। ये तुम सोल्व करो, डर के ना मर जाओ तो बता देना। सब पहले सवाल समझे हो? एक रिंग है, रिंग से स्प्रिंग जुड़ा हुआ, नीचे वो फिक्स किया हुआ, यहाँ ऐसे फिक्स स्प्रिंग ऐसे खिंचा हुआ है, आपने वहां से रिंग छोड़ दी, नीचे आकर धरती पे गिरी, उस टाइम गति बतानी है। वेरी गुड। यहाँ सिर्फ एक गलती हो जाएगी बेटा, यहाँ सिर्फ एक गलती की संभावना। पहले अब ये बताओ स्प्रिंग की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। कैसे सर? 3 और 4 तो 5। तो बच्चों स्प्रिंग का प्रसार कितना हुआ, खिंचाव कितना हुआ है? ओनली 1। प्राकृतिक लंबाई तो 4 मीटर तो पहले ही है। तो बच्चों ये लिखना तो यही है, देखो कि कहीं घर्षण की बात नहीं किया तो बनेगा तो यही। बच्चों एक बार देखते रहना बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ करोगे आप। इस बिंदु को ए बोल दिया, इस बिंदु को मैंने बी बोल दिया, तो प्रारंभ में इस मासी कोई आपकी स्पीड है नहीं, आपकी एनर्जी क्या आ गई? mg/3। लो, ये कौन सी ऊर्जा बच्चों? सर ये 2 किलो की जो रिंग आपके ऊपर है ना, उसके कारण स्थितिज ऊर्जा। सही। क्या इसके अलावा भी कोई स्थितिज ऊर्जा है? हाँ, स्प्रिंग की है। स्प्रिंग की कितनी है बच्चों? हाफ के एक्स का मान यहाँ 1 है। सर एक्स का मान 5 रख दो है ना। एक्स क्या होता था, कितना आपने चेंज किया है, 4 से 5 हुआ तो 1 है। जब धरती से टकराएगा गति क्या है? सर नहीं पता, वही निकालनी है। सर यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? स्थिति 0। मास नीचे आ गया इसलिए 0 है, लेकिन स्प्रिंग लंबाई 4 मीटर रह गई, वही उसकी प्रकृति, वहां भी नहीं। आंसर आ गया बच्चों। देखो कैसा सर, 2 का मतलब 2 × 10 × 3, हाफ इंटू 100 के का मान है बच्चों, हाफ इंटू 2 × 20²। 2 से 2 कैंसिल, 50 और 60 110। भाई मजा आ जाता है जब सवाल ये होता है ना सामने, फिर मजा आ जाता है। 2 चीजें ध्यान देना पड़ा। गलती कहाँ करेगा बच्चा? उसके ऊपर लगाया स्टार। गलती आप यहां करोगे बच्चों, आप वहां एमजीएस तो ले लोगे, आप वहां स्प्रिंग वाला भूल जाओगे, या स्प्रिंग में गलती से 5 ले लोगे। सर 5 लंबाई तो है, अपने को सिर्फ परिवर्तन लेना। सही है क्या? बनाओ शाबाश। क्या गलत? फिर गलत। ये कौन सी? ले ले चल, तेरी इच्छा है तू तेरी इच्छा पूरी कर ले। ना 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 ना, इसलिए मैं बोला इसको देखो। मैंने क्या बोला? दबा के रखा एक कंडीशन, छोड़ दिया उसी टाइम दूसरी कंडीशन। एक बार दबा के रखा एक कंडीशन, छोड़ दिया यहीं कहीं मैं बैठ गया, वो दूसरी कंडीशन। सिर्फ स्प्रिंग ऐसे रिलीज हो गया, एक एनर्जी स्प्रिंग स्टोर, छोड़ दी वो एनर्जी, इसमें आगे काइनेटिक में बात खत्म। साहब एमजी हाँ ले लो, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की एमजी जिसकी छोड़ोगे तो जस्ट छोड़ते ही वी, तो मैं कौन सी बात किया? वी का यू एक्स जो कंपोनेंट इसी टाइम स्टार्ट होगा, मैंने इसकी बात किया। तो इसलिए उसके पास ठीक है, हाँ फिर उसकी पोटेंशियल एमजीएच भी ले ले, फिर कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड से। समझ गया? इसलिए मैंने लिखा है बेटा पहले और बाद में। ऐसा नहीं बोला मैंने ये पहले और ये बाद में, ऐसा नहीं बोला मैंने। फिर गति कौन सी निकालते? ये वाली निकालते। समझा बात को? तो ग्रेविटी का वर्क भी लेना पड़ता। सही लिखा हो, बहुत बढ़िया।